आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम कुछ बात करना चाहते हैं आप लोगों से। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं अब। और हमारे पास अभी नीट में हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 34 डेज़ बचा हुआ है। हमारे पास कितना दिन है? 34 डेज़ बचा हुआ है अभी नीट एग्ज़ाम में। ठीक है, और नीट एग्ज़ाम 4 मई को है, सबको ही पता है। तो इस 34 डेज़ में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो अपना बेस्ट देना है। इस 34 डेज़ में हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना मैक्सिमम अपना नंबर को बढ़ा सकें, है ना। तो और कोई तो ऑप्शन नहीं है। बहुत का सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, बहुत का कुछ नहीं होगा, बट 34 डेज़ है, उसमें क्या कर सकते हैं वो तो कर लेंगे अभी ना। ठीक है, शुरू करते हैं अब। चलिए आ जाते हैं। चलिए, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन क्या लिखा हुआ है कि यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग सेल्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस। ये बात तो हमको ही पता है, सबको पता है कि जितना लिविंग सेल्स होता है उनको न्यूट्रिशन चाहिए, उनको ऑक्सीजन चाहिए और भी अदर सब्सटेंसेस चाहिए। ठीक है, ऑल्सो द वेस्ट और द हार्मफुल सब्सटेंस, और जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है सेल के अंदर, हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, हैव टू बी रिमूव्ड कंटिन्यूसली फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ टिश्यू। मतलब कि जो जैसे कि सेल को क्या चाहिए, सेल को न्यूट्रिशन चाहिए वर्क करने के लिए, सेल को ऑक्सीजन चाहिए और सेल को अदर एसेंशियल सब्सटेंस भी चाहिए। बट जब ये सेल परफॉर्म करेगा, वर्क करेगा, तो वहाँ पे कुछ प्रोडक्शन होगा वेस्ट मटेरियल का, तो उस वेस्ट मटेरियल को बाहर भी निकालना पड़ेगा। और ये सब करेगा कौन? तो लिखा हुआ है कि इट इज़ देयर फॉर एसेंशियल टू हैव इफिशियंट मैकेनिज्म फॉर द मूवमेंट ऑफ दिस सब्सटेंस। और जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है हमारे बॉडी में उसको कंटिन्यूसली हमको इफिशिएंटली रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, दिस सब्सटेंस ऑफ टू दिस सेल एंड फ्रॉम दिस सेल। बोल रहा है कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट मेथड फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। और हर एक अलग अलग ग्रुप में देख रहे हैं कि अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म हो रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्जेस सिलेंट्रेट्स circulate water from their surrounding through their body cavity to facilitate the cell to exchange these substances। तो स्पॉन्जेज एंड सिलेंट्रेट्स में क्या हो रहा है? स्पॉन्जेज एंड सिलेंट्रेट्स में हो रहा है यहाँ पे डायरेक्ट वाटर सर्कुलेशन हो जा रहा है फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटी, उनके बॉडी के कैविटी से हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आगे बात करते हैं। बोल रहा है क्या? तो फैसिलिटेट द सेल टू एक्सचेंज दिस सब्सटेंसेस। फिर बोला कि मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल फ्लूइड विद इन देयर बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल। मतलब कि जितना ज़्यादा आप धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन के बारे में बात करेंगे, एनिमल के बारे में बात करेंगे और अदर एनिमल्स, तो उसमें कैसे हो रहा है ये ट्रांसपोर्ट। तो बोल रहा है कि ब्लड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म। जितना हायर ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे मोस्ट कॉमनली बॉडी फ्लूइड कौन सा है? ब्लड है। ब्लड के ही द्वारा न्यूट्रिशन सारा हर एक सेल को जाता है, ब्लड के ही द्वारा सारे सेल को ऑक्सीजन जाता है, ब्लड के ही द्वारा सारा वेस्ट मटेरियल रिसाइकल हो किडनी के पास के जाता है, जाकर के ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है। तो सब ब्लड में ही रहता है और वही ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट करते रहता है और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होते रहता है। तो मोस्ट मेजरली बॉडी फ्लूइड कौन सा हमारे पास? ब्लड है। मोस्ट कॉमनली यूज बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर दिस पर्पस। अब बोल रहा है कि एक और फ्लूइड है हमारे पास, उसको बोलते हैं लिम्फ। अनदर बॉडी फ्लूइड लिम्फ ऑल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। अभी लिम्फ के बारे में भी आगे आएगा। फिर बोल रहा है कि इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्लड, लिम्फ, टिश्यू फ्लूइड, उसको बोलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन पढ़ेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब चैप्टर हमारा शुरू होता है यहाँ से ब्लड। ठीक है, अब ब्लड में क्या बोल रहा है कि ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को क्या बोला? ब्लड को बोला एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। ब्लड में है क्या क्या? ब्लड में बोल रहा है कि उसमें एक फ्लूइड मैट्रिक्स है, उसमें प्लाज्मा है और उसमें फॉर्म्ड एलिमेंट है। ठीक है, तो ब्लड में बात करते हैं। ब्लड का दो पार्ट होता है, एक पार्ट को बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा और एक पार्ट को बोलते हैं हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। फिर बोल रहा है कि प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लाज्मा का कलर कैसा है? प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड
कॉन्स्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। तो प्लाज्मा का परसेंटेज कितना बता रहा है यहाँ पे, प्लाज्मा 55% है और फॉर्म्ड एलिमेंट 45% है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि 90 to 92% ऑफ द प्लाज्मा इज वाटर एंड प्रोटीन कॉन्टेनिंग 6 to 8% ऑफ इट। बोल रहा है कि इस प्लाज्मा में क्या चीज़ ज़्यादा प्रेजेंट है, 90 से 92% यहाँ पे प्रेजेंट है वाटर। क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। और इसी में से 6 से 8% क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, प्रेजेंट इन इट। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ कि फिब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन एंड एल्ब्यूमिन आर द मेजर प्रोटीन। यहाँ पे मेजर प्रोटीन का नाम क्या है, याद रखना है हमको। मेजर प्रोटीन हमारे पास है फिब्रिनोजेन, फिब्रिनोजेन, दूसरा हमारे पास ग्लोब्यूलिन और तीसरा है हमारे पास एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। ठीक है, ये सब हमारे पास मेजर प्रोटीन प्रेजेंट है प्लाज्मा में। अब बात करें थोड़ा आगे। अब बोल रहा है फिब्रिनोजेन आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोआगुलेशन ऑफ द ब्लड। तो फिब्रिनोजेन का यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि फिब्रिनोजेन इज यूज्ड फॉर क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। ये तो पता होगा बट लिख ले रहे हैं, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। फिब्रिनोजेन को यूज़ कहाँ पे करते हैं, ब्लड का कोआगुलेशन करने में करते हैं। फिर आगे बात करेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है कि ग्लोब्यूलिन प्राइमरीली इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी एंड। अच्छा, ग्लोब्यूलिन का फंक्शन पहले लिख ले, यहाँ पे ग्लोब्यूलिन का फंक्शन लिख लिया जाए। ग्लोब्यूलिन इन्वॉल्व्ड इन डिफेंस मैकेनिज्म। बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म में कौन इन्वॉल्व है, ग्लोब्यूलिन इन्वॉल्व है। अब दूसरा नंबर, उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारे पास एल्ब्यूमिन के बारे में। एल्ब्यूमिन हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। एल्ब्यूमिन का फंक्शन क्या बताया, एल्ब्यूमिन हेल्प कर रहा है ऑस्मोटिक बैलेंस करने में। जो बॉडी का फ्लूइड कंसंट्रेशन को बैलेंस करने में कौन मदद कर रहा है, एल्ब्यूमिन मदद कर रहा है। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन में देखिए, एल्ब्यूमिन हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस, ठीक है, इस तरह से आप लोग भी लिखते जाइए। ठीक है, क्या क्या फंक्शन लिखे, फिब्रिनोजेन कहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्लॉटिंग प्रोटीन के तौर पे, ब्लड कोआगुलेशन में यूज कर रहे हैं। ग्लोब्यूलिन कहाँ पे यूज कर रहे हैं, इन अ डिफेंस मैकेनिज्म में ग्लोब्यूलिन का फंक्शन हो रहा है। और एल्ब्यूमिन क्या कर रहा है, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन कर रहा है, हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। आगे बात किया जाए। आगे क्या लिखा हुआ है कि प्लाज्मा ऑल्सो कॉन्टेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स like Na+, Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl-, एक्सेट्रा। प्लाज्मा में कुछ आयन्स भी प्रेजेंट है और ये सब आयन हमारे प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है। क्या कौन सा आयन है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बाइकार्बोनेट आयन है एंड क्लोराइड आयन है। ठीक है, आगे बात किया जाए कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड एक्सेट्रा आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज ट्रांजिट इन द बॉडी। बोल रहा है कि ग्लूकोज भी है, एमिनो एसिड भी है, लिपिड्स भी है, ये सब सारा चीज़ कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट है। फिर बोल रहा है कि फैक्टर फॉर कोआगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे प्लाज्मा में क्लॉटिंग प्रोटीन प्रेजेंट है वो एक्टिव फॉर्म में है या इनएक्टिव फॉर्म में है, तो क्या याद रखना है, इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोआगुलेशन, या इस तरह से लिख सकते हैं, क्लॉटिंग प्रोटीन प्रेजेंट इन द प्लाज्मा आर इन इनएक्टिव फॉर्म। क्लॉटिंग प्रोटीन जैसे कि फिब्रिनोजेन हो गया, फिब्रिनोजेन हो गया, ये सब क्या है, क्लॉटिंग प्रोटीन है। ठीक है, आप क्या लिखा हुआ, कोआगुलेशन ऑफ द ब्लड हो गया, फैक्टर फॉर कोआगुलेशन, क्लॉटिंग प्रोटीन आर प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। याद रखना है इसको, किस फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है। हमारे प्लाज्मा में जो प्रेजेंट है क्लॉटिंग प्रोटीन प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है,
फिर आगे बात करते हैं, ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन इनएक्टिव फॉर्म। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दें तो उसको क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर को बोला जाता है सीरम। चलिए आगे बात किया जाए। अब थोड़ा सा फॉर्म्ड एलिमेंट, यहाँ तक हम लोग किसके बारे में बात किए, यहाँ तक हम लोग प्लाज्मा के बारे में बात किए। प्लाज्मा का परसेंटेज कितना है, 55% है। प्लाज्मा में है क्या, 90 to 92% इसमें वाटर प्रेजेंट है, और उसी में से 6 से 8% क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। कौन सा प्रोटीन है, फिब्रिनोजेन है, ग्लोब्यूलिन है एंड एल्ब्यूमिन है। ठीक है, फिब्रिनोजेन का फंक्शन है क्लॉटिंग करना, ग्लोब्यूलिन का फंक्शन है डिफेंस मैकेनिज्म करना, और एल्ब्यूमिन का फंक्शन है ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करके रखना। ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब बॉडी फ्लूइड के कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखना। ठीक है, और हमारे प्लाज्मा में कुछ आयंस भी प्रेजेंट है, और प्लाज्मा में जो प्रोटीन प्रेजेंट है, क्लॉटिंग प्रोटीन, वो किस फॉर्म में है, वो इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये प्लाज्मा में से अगर क्लॉटिंग प्रोटीन को हटा दें तो उसको हम लोग बोलते हैं सीरम बोलते हैं। आगे बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में। फॉर्म्ड एलिमेंट हमारे पास कितना परसेंटेज में होता है, 45% में होता है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में देखो क्या क्या लिखा हुआ है, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट को हम लोग कलेक्टिवली क्या बोले, फॉर्म्ड एलिमेंट बोले। फिर बोल रहा है कि एंड दे कंस्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड, और ब्लड का कितना परसेंटेज है उसमें, 45% है। तो आरबीसी के बारे में बात करें, इरिथ्रोसाइट और द रेड ब्लड सेल आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन द ब्लड। हमारे ब्लड में सबसे मैक्सिमम अमाउंट में कौन सा सेल प्रेजेंट है, आरबीसी प्रेजेंट है। अ हेल्दी एडल्ट मैन हैज़ ऑन एन एवरेज 5 मिलियन to 5.5 मिलियन आरबीसी पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड। तो यहाँ पे लिखेंगे आरबीसी काउंट हमारे पास कितना होता है, आरबीसी होता है 5 to 5.5 मिलियन। याद रखना है इसको, आरबीसी हमारे पास कितना होता है बॉडी में, 5 to 5.5 मिलियन होता है आरबीसी। फिर बोल रहा है कि आरबीसी आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो इन एडल्ट। आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, रेड बोन मैरो में। तो लिख लो यहीं पे फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो एडल्ट में, रेड बोन मैरो इन एडल्ट। ठीक है, आगे बात किया जाए, फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो इन एडल्ट। फिर बोल रहा है कि आरबीसी आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड आर बाय कनकेव इन शेप। आरबीसी जो है इस तरह से होता है, राउंड एंड बाय कनकेव, और उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो आगे क्या लिखा हुआ है कि दे हैव अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और इसी कारण हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का कलर क्या हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। क्या लिखा हुआ कि दे हैव अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या कंटेन करता है, आयरन, हेंस द कलर एंड नेम ऑफ द सेल। और इसी के कारण आरबीसी का कलर क्या होता है, रेड कलर का, किसी कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हेल्दी इंडिविजुअल, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, हेल्दी इंडिविजुअल, a healthy individual has 12 to 16 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ द ब्लड। तो इसको लिख भी सकते हैं यहाँ पे साइड में कि 12 to 16 ग्राम हेमोग्लोबिन इन 100 ml ऑफ द ब्लड। लिख लीजिए यहाँ पे 12 to 16 ग्राम हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन इन 100 ml ब्लड। 100 ml ब्लड में कितना हेमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, 12 से 16 ग्राम हेमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है 100 ml ब्लड में। फिर आगे बात करते हैं, लिखा है कि दीज मॉलिक्यूल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। आरबीसी का भी जैसे कि हम लोग जस्ट इसके पीछे पढ़े ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, तो वहाँ पे आरबीसी में हम लोग देखे क्या थे, 92% कौन लेकर के जा रहा था ऑक्सीजन को, आरबीसी में जा रहा था। ठीक है, तो वही लिखा होगा दीज मॉलिक्यूल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। कार्बन डाइऑक्साइड का भी कर रहा था 20 to 25 टाइम्स, 20 to 25%। फिर बोला कि आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज। ये तो पता है कि आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 दिन होता है। आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, दैट इज ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। और उसके बाद वो डिस्ट्रॉय कहाँ पे होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है स्प्लीन में, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है। ठीक है, आते हैं अब आरबीसी खत्म हो गया, अब आते हैं ल्यूकोसाइट के बारे में, दैट इज डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में क्या है, ल्यूकोसाइट आर आल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल
एज दे आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। याद रखना WBC कलरलेस क्यों है, क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन का एब्सेंस है, इसी के कारण WBC का कलर वाइट कलर का होता है, कलरलेस होता है। फिर बोल रहा है कि दे आर न्यूक्लिएटेड, उनके पास न्यूक्लियस होता है, WBC न्यूक्लिएटेड होता है। तो WBC में हम लोग लिखेंगे, क्योंकि WBC का ये वाला पूछ देता है कि WBC न्यूक्लिएटेड है कि नहीं, तो WBC यहाँ लिख देते हैं, इसका पॉइंट लिख देंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे ये कैसा होता है, ये न्यूक्लिएटेड होता है, WBC न्यूक्लिएटेड होता है। दूसरा पॉइंट WBC का काउंट लिखेंगे, कितना प्रेजेंट होता है, 6000 से लेकर के 8000 होता है WBC, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि दे आर न्यूक्लिएटेड एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर विच एवरेज 6000 से लेकर के 8000 mm³ ऑफ ब्लड। अब ल्यूकोसाइट आर जनरली शॉर्ट लिव्ड, ल्यूकोसाइट का लाइफ स्पेन बोल रहा है कि शॉर्ट लिव है। RBC का लाइफ स्पेन कितना बताएं, 120 दिन। ल्यूकोसाइट का कितना बोल रहा है कि शॉर्ट लिव्ड, ये जनरली 1 वीक हो सकता है, 10 दिन हो सकता है, इस तरह से होता है WBC का लाइफ स्पेन। वी हैव 2 मेन कैटेगरीज ऑफ WBC, ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट। जैसे कि WBC अगर हम यहाँ बनाएं, जैसे कि यहाँ बनाते हैं WBC, जो WBC है ना, WBC का 2 कैटेगरी होता है, एक को बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट और एक को बोलते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। अब बोल रहा है आगे ए ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो हमारे पास WBC वो 2 तरह का है, एक को बोले ग्रेनुलोसाइट, एक को बोले ए ग्रेनुलोसाइट। तो जो ग्रेनुलोसाइट है ना, और इस ग्रेनुलोसाइट भी, ये भी ग्रेनुलोसाइट कितना तरह का होता है, 3 तरह का होता है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। और ए ग्रेनुलोसाइट भी 2 तरह का होता है, एक होता है मोनोसाइट, एक होता है लिम्फोसाइट, ठीक है। आगे बात किया जाए, नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, वी हैव 2 मेन कैटेगरीज ऑफ द WBC, ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट। फिर बोला कि न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेनुलोसाइट। ये किसके अंडर में आया, ये अलग अलग तरह का ग्रेनुलोसाइट कौन सा है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। एंड ए ग्रेनुलोसाइट 2 तरह का है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, ठीक है। आगे बात करते हैं, वाइल लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट आर दी ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट में कौन आ रहा है, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। फिर बोल रहा है कि न्यूट्रोफिल्स के बारे में क्या बोल रहा है कि न्यूट्रोफिल्स आर दी मोस्ट अबंडेंट सेल, 60 to 65% ऑफ टोटल WBC। मतलब जो पूरा WBC है ना, उस पूरे WBC में से सबसे अबंडेंट सेल कौन सा है, न्यूट्रोफिल्स। परसेंटेज कितना है, 60 to 65%। फिर बोल रहा है कि एंड बेसोफिल्स आर दी लिस्ट, बेसोफिल का परसेंटेज कितना है, 0.5 to 1% है बेसोफिल्स का, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या लिखा हुआ कि न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स का लिखा हुआ परसेंटेज 6 to 8% एंड आर फैगोसाइटिक सेल्स विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग दी बॉडी। न्यूट्रोफिल्स भी एंड मोनोसाइट भी दोनों कैसा है, फैगोसाइटिक इन नेचर है। कैसा है, दोनों फैगोसाइटिक नेचर है, जो मतलब कि फॉरेन ऑर्गेनिज्म को ये किल कर देता है। डेट सेल्स डिस्ट्रॉय द फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी। कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी में इंटर करता है, उसको किल करने का किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, न्यूट्रोफिल्स का और मोनोसाइट का। तो मोनोसाइट का यहाँ परसेंटेज कितना दिखा, 6 to 8%। फिर बोल रहा है कि बेसोफिल सिक्रेट, अब बेसोफिल देखो क्या क्या सिक्रेट कर रहा है, बेसोफिल सिक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपैरिन एंड आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। बेसोफिल किस में इन्वॉल्व है, इन्फ्लामेशन रिएक्शन में। इओसिनोफिल का परसेंटेज बोल रहा है 2 to 3%, रेसिस्ट इन्फेक्शन एंड आर ऑल्सो एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रिएक्शन। और वो किससे एसोसिएटेड है, एलर्जिक रिएक्शन से। फिर बोल रहा है कि लिम्फोसाइट का परसेंटेज 20 to 25% आर ऑफ 2 मेजर टाइप, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। और बी एंड टी लिम्फोसाइट किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। लेकिन ये तो रीडिंग हम लोग किए, अब थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में। देखो यहाँ पे बताना क्या चाह रहा है, यहाँ पे देखो ये WBC में जो हम लोग क्या क्या बात किए हैं। WBC में पहला नंबर बात किए हम लोग कि WBC के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उसके बाद दूसरा बात कि WBC के पास हेमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके कारण उसका कलर कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। फिर तीसरा बात बोले कि WBC का काउंट कितना है, WBC का नंबर कितना है। WBC जो बॉडी में है वो है 6000 से लेकर के 8000 mm³, ठीक है।
फिर उसके बाद बात किए कि WBC दो तरह का होता है, एक होता है ग्रैनुलोसाइट, एक होता है एग्रैनुलोसाइट। जो ग्रैनुलोसाइट है ना उसके वो भी तीन तरह का होता है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बैसोफिल्स। और एक ग्रैनुलोसाइट दो तरह का होता है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद कुछ कुछ परसेंटेज का बात कर रहा है, तो हम लोग परसेंटेज यहाँ पे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे NLM। NLM चैप्टर पढ़ते हैं ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और E&B ये हमारा WBC का काउंट का ये ऑर्डर बता रहा है कि सबसे ज़्यादा हमारे पास न्यूट्रोफिल्स है, फिर लिम्फोसाइट है, फिर मोनोसाइट है, फिर इओसिनोफिल्स है और फिर बैसोफिल्स है। बैसोफिल का परसेंटेज बताया 0.5 to 1% है। उसके बाद न्यूट्रोफिल्स का परसेंटेज बताया 60 to 65% है। लिम्फोसाइट है हमारे पास 20 to 25%। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, सारा का काउंट लिखा हुआ, कहाँ गया लिम्फोसाइट का, कहाँ लिखा है, एक मिनट, 20 से 25 यहाँ नीचे लिखा है, हाँ देखो 20 से 25, 20 to 25। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मोनोसाइट। देखो मोनोसाइट का परसेंटेज कहाँ पे लिख दिया है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स 2 to 3% है, इओसिनोफिल्स 2 to 3, और मोनोसाइट का 6 to 8%। तो यहाँ पे लिख लेंगे इओसिनोफिल्स है हमारे पास 2 to 3% और मोनोसाइट है 6 to 8%। तो इसको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा कौन सा WBC होता है, सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स होता है, फिर कौन सा होता है, लिम्फोसाइट होता है, फिर होता है मोनोसाइट, उसके बाद होता है इओसिनोफिल्स, और सबसे लीस्ट नंबर में कौन सा है, बैसोफिल्स। ठीक है। तो ये तो WBC का काउंट का ऑर्डर हुआ, और ये काउंट पूछा जाता है एग्जाम में, मैच द फॉलोइंग करके पूछेगा कि न्यूट्रोफिल्स का काउंट कितना है, न्यूट्रोफिल्स का परसेंटेज कितना है, परसेंटेज है 60 to 65%। लिम्फोसाइट का परसेंटेज कितना है, 20 to 25%। मोनोसाइट का परसेंटेज कितना है, 6 to 8%। इओसिनोफिल्स का परसेंटेज कितना है, 2 to 3%। बैसोफिल का परसेंटेज कितना है, 0.5 to 1%। इस परसेंटेज को याद करके रखना है। ठीक है। अब थोड़ा सा फंक्शन के बारे में बात किया है कि बोल रहा है कि बैसोफिल सीक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपैरिन एंड आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लोग पहला नंबर बात लिखेंगे बैसोफिल्स के बारे में। बैसोफिल्स में लिख सकते हैं हम लोग, सिक्रीट क्या करता है, सिक्रीट तीन चीज़ किया, ये सिक्रीट किया हिस्टामिन, दूसरा नंबर सेरोटोनिन, और तीसरा नंबर हिपैरिन। ठीक है। बैसोफिल सिक्रेट किया हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपैरिन। अच्छा, ये इन्वॉल्व किस में है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में। दूसरा पॉइंट लिख देंगे, इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, ठीक है। यहाँ तक बात करें थोड़ा सा आगे। बैसोफिल के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इओसिनोफिल रेसिस्ट इन्फेक्शन एंड आर आल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। तो यहाँ पे इओसिनोफिल्स के बारे में लिख देंगे, इओसिनोफिल्स, बैसोफिल्स हो गया ना, इओसिनोफिल्स क्या कर रहा है, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट रेसिस्ट इन्फेक्शन को रेसिस्ट कर रहा है, और ये एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रिएक्शन है, दो काम आया। इओसिनोफिल का क्या बोला, इट रेसिस्ट इन्फेक्शन को रेसिस्ट कर रहा है, और दूसरा क्या बोला, एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। एग्जाम में डायरेक्ट यही सब पॉइंट पूछेगा। इओसिनोफिल्स क्या कर रहा है, ये इन्फेक्शन से रेसिस्टेंट दे रहा है। इओसिनोफिल्स एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व है, बॉडी में जो एलर्जिक रिएक्शन होगा वहाँ पे कौन इन्वॉल्व रहेगा, इओसिनोफिल्स रहेगा। बैसोफिल के बारे में पूछेगा, बैसोफिल सिक्रेट क्या करता है, बैसोफिल हिस्टामिन सिक्रेट करता है, सेरोटोनिन सिक्रेट करता है, हिपैरिन सिक्रेट करता है। ये इन्वॉल्व किस में है, ये इन्वॉल्व है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट क्या बात करेंगे, रेसिस यहाँ तक हो गया। फिर बोला लिम्फोसाइट आर दी टू मेजर बी एंटी लिम्फोसाइट, बोथ बी एंटी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर लिम्फोसाइट में लिख सकते हैं कि इन्वॉल्व इन इम्यून रिस्पॉन्स। तो लिम्फोसाइट का यहाँ लिख दीजिए, लिम्फोसाइट इन्वॉल्व इन इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, इन्वॉल्व इन इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को मेंटेन करके रख रहा है।
और एक आता है न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट, ये होता है फेगोसाइटिक इन नेचर। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट, मोनोसाइट इनका दोनों का सेम ही है, ये दोनों क्या कर रहा है, फेगोसाइटिक इन नेचर। फेगोसाइटिक इन नेचर इसका मतलब क्या कि फॉरेन ऑर्गेनिज्म जो बॉडी में इंटर करेगा उसको किल करने का काम किसका है, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट का। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग प्लेटलेट के बारे में। बोल रहा है कि प्लेटलेट आर कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट को क्या बोल रहे हैं, थ्रोम्बोसाइट बोल रहे हैं। आर सेल फ्रेगमेंट, प्लेटलेट है क्या, एक सेल का फ्रेगमेंट है प्रोड्यूस। अच्छा, प्लेटलेट के बारे में अगर बात करें तो जैसे कि मान लो हमारे बोन मैरो में एक सेल बनता है, एक सेल है जिसको बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट सेल। क्या बोलते हैं, मेगा कैरियोसाइट सेल। और उस मेगा कैरियोसाइट सेल से, जैसे मान लो ये मेगा कैरियोसाइट सेल है और इसी मेगा कैरियोसाइट सेल का फ्रेगमेंटेशन होता है और जाकर के फॉर्मेशन होता है प्लेटलेट का। ठीक है, क्या बोले, प्लेटलेट का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ, उस सेल का नाम है मेगा कैरियोसाइट सेल, उसी सेल में फ्रेगमेंटेशन होता है और वही फ्रेगमेंट बाद में जाके क्या बनता है, प्लेटलेट का रूप ले लेता है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि प्लेटलेट आर कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट आर सेल फ्रेगमेंट, है क्या, वो सेल का फ्रेगमेंट है, सेल का टुकड़ा है, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट सेल, स्पेशल सेल इन आवर बोन मैरो, हमारे बोन मैरो का एक स्पेशल सेल है जिसका नाम है मेगा कैरियोसाइट सेल, उसी से सेल प्लेटलेट का फॉर्मेशन हो रहा है। याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा प्लेटलेट का फॉर्मेशन किस से हो रहा है, प्लेटलेट का फॉर्मेशन मेगा कैरियोसाइट सेल से हो रहा है। मेगा कैरियोसाइट सेल प्रेजेंट कहाँ पे है, हमारे बोन मैरो में प्रेजेंट है मेगा कैरियोसाइट सेल। ठीक है, फिर बोल रहा है कि ब्लड नॉर्मली कॉन्टेन, अब इसका नंबर कितना है, ब्लड नॉर्मली कॉन्टेन 1,50,000 to 3,50,000 प्लेटलेट पर मिलीमीटर क्यूब। याद रखना कि प्लेटलेट का काउंट कितना है, ये इंपॉर्टेंट है, प्लेटलेट का एग्जाम में पूछेगा कि प्लेटलेट का काउंट कितना है, 1,50,000 to 3,50,000 प्लेटलेट का काउंट है। फिर बोल रहा है कि प्लेटलेट करता है क्या, प्लेटलेट कैन रिलीज अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेज मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन कोआगुलेशन, इसका काम है क्या करना, ब्लड को कोआगुलेट करना, ब्लड को जमाने का काम किसका है, प्लेटलेट का है। क्योंकि जब कभी किसी को चोट लगेगा तो ब्लड कंटिन्यूसली बहते ना रहे, तो इसीलिए प्लेटलेट का यूज किया जाता है, वहाँ पर प्लेटलेट जाएगा, ब्लड के फ्लो को रोकेगा। इन्वॉल्व इन कोआगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, बोल रहा है कि अ रिडक्शन इन देयर नंबर, अगर मान लो किसी के बॉडी में प्लेटलेट का नंबर कम हो गया, प्लेटलेट का नॉर्मल कितना नंबर रहना चाहिए, 1,50,000 से लेकर के 3,50,000 तक प्लेटलेट रहना चाहिए बॉडी में, लेकिन बोल रहा है कि अगर इससे कम हो गया, रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर, उसको डिजीज़ का नाम क्या बोलेंगे, क्लॉटिंग डिसऑर्डर। मतलब कि प्लेटलेट का नंबर कम होने, अगर किसी के बॉडी में कम है तो उस डिजीज़ को हम लोग बोलेंगे क्लॉटिंग डिसऑर्डर, मतलब बहुत सारा डिसऑर्डर भी हो जाएगा। कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर विच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, और जिसके बॉडी में प्लेटलेट का नंबर कम है उसको हल्का से भी कट लगेगा तो ब्लड का फ्लो क्या होगा, जल्दी से रुकेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि प्लेटलेट का ही काम है क्या करना, ब्लड को कोआगुलेट करने का काम है प्लेटलेट का ही। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ब्लड ग्रुप पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप में क्या बताना चाह रहा है, ब्लड ग्रुप में बोल रहा है कि एज यू नो ब्लड ऑफ द ह्यूमन बीइंग डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट दाउ इट अपियर टू बी सिमिलर, बोल रहा है कि ब्लड ग्रुप तो अलग अलग है बट हर ब्लड तो एक ही तरह का दिखता है, कोई डिफरेंस तो हमको दिखता नहीं है ब्लड में। हर ब्लड ग्रुप तो वही, जितना भी ब्लड है हर एक बॉडी के अंदर में तो सेम ही तरह का ब्लड दिखता है, रेड कलर का ब्लड सेम टाइप का दिखता है, लेकिन उसमें बहुत सारे डिफरेंस है। क्या बोल रहा है कि वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ द ब्लड हैज़ बीन डन, टू सच ग्रुपिंग इज ABO ग्रुपिंग एंड RH आर वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब बहुत तरह का ग्रुपिंग है जिसमें से मोस्ट वाइडली यूज ग्रुपिंग कौन सा है, ABO ग्रुपिंग एंड RH ग्रुपिंग। ठीक है, तो हम लोग पहले नंबर शुरू करेंगे ABO ग्रुपिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे RH ग्रुपिंग के बारे में, कोआगुलेशन ऑफ द ब्लड, फिर आएगा लिम्फ, नेक्स्ट आएगा सर्कुलेटरी पाथवे। ज़्यादा बड़ा नहीं है चैप्टर, इसको भी हम लोग वन शॉट में ही करेंगे। ठीक है, ECG के बाद चैप्टर ख़त्म, डबल सर्कुलेशन डिजॉर्डर आएगा, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू कर देते हैं, ब्लड ग्रुप पढ़ा जाए। चलिए ब्लड ग्रुप में क्या बोल रहा है, ब्लड ग्रुप में बोल रहा है कि ABO ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन। जो ABO ग्रुपिंग है वो किस चीज़ पे बेस्ड है, वो बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन। बोल रहा है एंटीजन क्या होता है, केमिकल दैट कैन इंड्यूस इम्यून रेस्पॉन्स। एंटीजन क्या है कि वैसा केमिकल जो आपके बॉडी में इम्यून रेस्पॉन्स क्रिएट कर दे,
वैसा केमिकल जो आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे उसको हम लोग बोलते हैं एंटीजन बोला जाता है उसको। अब देखो एबीओ ग्रुपिंग सिस्टम बेस्ड किस में है, इट इज़ बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन। तो इसमें लिखेंगे बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सरफेस एंटीजन, बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सरफेस एंटीजन बेस्ड ऑन एब्सेंस और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सरफेस एंटीजन पे वो बेस्ड है। फिर बोल रहा है कि ऑन आरबीसी नेमली। अब बोल रहा है कि ए एंड बी द सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ अ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेंट टू नेचुरल एंटीबॉडीज। अलग अलग इंडिविजुअल के बॉडी में अलग अलग एंटीबॉडी है, नेचुरल एंटीबॉडी। प्रोटीन प्रोड्यूस इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन। अच्छा एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी जैसे एंटीबॉडी हुआ क्या कि जो प्रोटीन आपका बॉडी प्रोड्यूस कर रहा है इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन। एंटीजन का मतलब मान लो कि अगर एंटीजन का मतलब कि इसको मिटा देते हैं, एंटीजन का मतलब कि ये बॉडी है कि एक जैसे मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये एक ऑर्गेनिज्म है और बाहर से एक फॉरेन एजेंट मान लो फॉरेन पार्टिकल्स इसके अंदर आया और इस बॉडी के अंदर इसके आने से ये जो इंटर किया ना इसको बोल दिया हम लोग मान लो एंटीजन, ठीक है। ये जब इंटर किया ना तो इस बॉडी में कुछ केमिकल का प्रोडक्शन शुरू हो गया। इस बॉडी में क्या हो गया, कुछ केमिकल, उस केमिकल को हम लोग बोल रहे हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बन रहा है इसको इसके अगेंस्ट में, मतलब कि हमारा बॉडी इसको मारने के लिए एक केमिकल बना रहा है जिसको हम लोग बोल रहे हैं एंटीबॉडी। वो केमिकल क्या है, एंटीबॉडी इज अ प्रोटीन। एंटीबॉडी है क्या, एंटीबॉडी इज प्रोटीन। तो इसको बोल दिए एंटीजन, इसमें आया और यहाँ पे ये जो बॉडी में बना उसको बोल दिए एंटीबॉडी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज प्रोड्यूस प्रोटीन प्रोड्यूस इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन। मतलब एंटीजन के रेस्पॉन्स में जो प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा है आपके बॉडी में उसको हम लोग बोल रहे हैं एंटीबॉडी, ठीक है। अब बोल रहा है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन द 4 ग्रुप ऑफ द ब्लड ए बी एंड ओ आर गिवन इन टेबल में दिया हुआ, अभी टेबल डिस्कस करेंगे। यू प्रोबेबली नो दैट ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनी ब्लड कैनॉट बी यूज्ड। मतलब बोल रहा है कि जब ब्लड का ट्रांसफ़र करते हैं एक आदमी से दूसरे आदमी को, जब हम लोग ब्लड देते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि किसी को भी जाकर के ब्लड देते हैं, पहले ब्लड मैचिंग होता है तब तो देते हैं। ऐसा नहीं है कि रोड से किसी को पकड़ के लेकर के आए और किसी को भी ट्रांसफ़र कर दिए, ऐसा तो नहीं होता। पहले ब्लड का चेकअप होता है, ब्लड अगर मैच किया तब जाके ब्लड को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं किसी आदमी में। तो बोल रहा है कि यू प्रोबेबली नो दैट ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज्ड। कोई भी ऐसा नहीं कि कोई भी ब्लड किसी को भी दे देंगे। बोल रहा है कि द ब्लड और अ डोनर हैज़ टू बी केयरफुली मैच्ड, पहले उसको केयरफुली मैच करना पड़ेगा with the blood of a recipient before any blood transfusion to avoid severe problem of clumping। मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी ही खराब हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा अगर किसी भी ब्लड को डाल दिए तो। द डोनर्स कंपेटेबिलिटी इज शोन इन द फिगर। अब देखो यहाँ पे टेबल में क्या बात कर रहा है, टेबल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो बोल रहा है कि अगर एक पर्सन है उसके पास ब्लड ग्रुप ए है, पर्सन के पास क्या है, ब्लड ग्रुप ए, तो उसके पास एंटीबॉडी क्या एंटीजन क्या प्रेजेंट होगा। अच्छा एक बात याद रखना कि एंटीजन हमेशा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एंटीजन हमेशा आरबीसी के सरफेस में होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन आरबीसी सरफेस, आरबीसी सरफेस। मतलब जैसे मान लो ये आरबीसी है, ठीक है, तो आरबीसी के सरफेस पे, यहाँ पे सरफेस में प्रेजेंट होगा एंटीजन, ठीक है। और एंटीबॉडी कहाँ पे प्रेजेंट होगा, प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा एंटीबॉडी। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ कि अगर किसी के पास ए ब्लड ग्रुप है तो उसके पास एंटीजन आरबीसी में कौन सा प्रेजेंट होगा, उसके पास एंटीजन भी ए ही प्रेजेंट होगा। अगर अब दूसरा नंबर बात, एंटीजन अगर उसके पास ए प्रेजेंट है, उसके आरबीसी के सरफेस में क्या प्रेजेंट है, एंटीजन ए, तो एंटीबॉडी उसके प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, उसके प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा एंटी बी एंटीबॉडी। क्या प्रेजेंट होगा, एंटी अपोजिट होगा, उसके प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा एंटी बी एंटीबॉडी। अब डोनर ग्रुप कि अब ए ब्लड ग्रुप को कौन कौन ब्लड दे सकता है, ए ब्लड ग्रुप को ए वाला दे सकता है और ओ ब्लड ग्रुप इसको दे सकता है। फिर यहाँ पे बात करेंगे ब्लड ग्रुप बी, किसी के पास ब्लड ग्रुप बी है तो उसके आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा, उसके आरबीसी के सरफेस पे बी एंटीजन, जो उसका ब्लड ग्रुप वही उसका एंटीजन, जो उसका ब्लड ग्रुप वही उसका एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे। और एंटीबॉडी उसके प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, इसका अपोजिट, अगर ये बी है तो उसके प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, ठीक है। और डोनर ग्रुप की किससे वो ले सकता है,
वो ब्लड ग्रुप बी से ले सकता है और ब्लड ग्रुप ओ से ले सकता है। अब ए बी के बारे में बात करेंगे। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा आरबीसी के सरफेस पे? उसका एंटीजन ए भी प्रेजेंट होगा और एंटीजन बी भी प्रेजेंट होगा। लेकिन इसमें बात है कि इसमें कोई भी तरह का एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा, इसके पास कोई भी तरह का एंटीबॉडी नहीं होगा। यही इसका बेनिफिट है कि अब कोई एंटीबॉडी इसके पास नहीं होता है, जिसके कारण ये सारा ब्लड को ले सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट, मतलब यूनिवर्सली किसी से भी वो ब्लड को ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी ही नहीं है, मतलब एंटीजन को मारने के लिए कोई भी तरह का एंटीबॉडी है ही नहीं बॉडी में, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। किसको बोलते हैं? ब्लड ग्रुप ए बी को। मतलब किसी से भी वो ब्लड को ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ एंटीजन है, एंटीजन ए और एंटीजन बी भी प्रेजेंट है बट एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे ओ ब्लड ग्रुप के बारे में। अगर किसी के पास ओ ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है तो पहला बात कि उसके एंटीजन जो है सो नील होगा, मतलब एंटीजन उसके पास नहीं होगा। और एंटीबॉडी वहाँ पे क्या प्रेजेंट है? इसके प्लाज्मा में एंटी ए एंड एंटी बी दोनों प्रेजेंट है। प्लाज्मा में क्या है? एंटी ए भी है और एंटी बी भी है। और इसका डोनर ग्रुप वो ले किससे सकता है? वो सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप से ही रिसीव कर सकता है। तो याद रखना है पहला नंबर बात, ए ब्लड ग्रुप किसी के पास है तो उसके आरबीसी में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा? ए एंटीजन प्रेजेंट होगा। उसके प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा? एंटी बी प्रेजेंट होगा। वो ले किससे सकता है? वो ए से ले सकता है एंड ओ से ले सकता है। ब्लड ग्रुप बी के बारे में बात किए तो उसके एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है आरबीसी के सरफेस पे? बी एंटीजन। एंटीबॉडी कौन सा प्रेजेंट है उसके प्लाज्मा में? एंटी ए प्रेजेंट है। और ले किससे सकता है? बी से ले सकता है एंड ओ से ले सकता है। ब्लड ग्रुप ए बी के बारे में बात किए तो ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है? एंटीजन ए प्रेजेंट है एंड एंटीजन बी प्रेजेंट है। उसके प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट है? प्लाज्मा में कोई भी तरह का एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट है। और ये डोनर मतलब कि ले किससे सकता है? वो ले सकता है, सबसे ही ले सकता है। ब्लड ग्रुप ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है एंड ओ से ले सकता है। और ओ के बारे में क्या बात की कि ओ ब्लड ग्रुप के पास एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है? वहाँ पे कोई भी तरह का एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, लेकिन उसके एंटीबॉडी जो प्रेजेंट है, उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रेजेंट है, एंटी ए एंड एंटी बी प्रेजेंट है। लेकिन वहाँ पे कोई भी तरह का वो ले किससे सकता है? वो सिर्फ ब्लड ग्रुप ओ से ले सकता है। ठीक है, यहाँ तक बात करेंगे आगे। From the above mentioned table, it is evident that the group O blood can be donated to person with any blood group। मतलब जो ब्लड ग्रुप, देखो सब में ब्लड ग्रुप O है, मतलब कि जो ब्लड ग्रुप O है ना वो सबको दे सकता है, तो उसको बोलेंगे यूनिवर्सल डोनर। तो लिख लें यहाँ पे ब्लड ग्रुप O इज़ यूनिवर्सल डोनर, मतलब सबको दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर। और ब्लड ग्रुप ए बी इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, रेसिपिएंट। ब्लड ग्रुप ए बी इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ले सकता है किसी से भी। एनी ब्लड ग्रुप एंड हैंस ओ ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। पर्सन विथ ए बी ब्लड ग्रुप accept blood from person with the AB as well as the other group of the, therefore the such blood group as universal recipient। ठीक है, आगे बात किया जाए। यहाँ तक हो गया क्लियर बात कि O है यूनिवर्सल डोनर एंड AB है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अच्छा, एक यहाँ पे फिगर आ रहा है ना, ये फिगर देखो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये जो फिगर है ये किसका बता रहा है? आरबीसी। ये है प्लेटलेट का फिगर, ये है इओसिनोफिल्स। तो देखो यहाँ पे ये जो है ना अंदर में इसका न्यूक्लियस है प्रेजेंट, यहाँ पे इस तरह से बाइलोब्ड न्यूक्लियस क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे 2 लोब है इस न्यूक्लियस में, इओसिनोफिल्स के पास। ये है बेसोफिल्स, ये है न्यूट्रोफिल्स, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस, यहाँ पे मल्टीपल लोब है ना। फिर यहाँ पे मोनोसाइट का है ना न्यूक्लियस इज बीन शेप, तो यहाँ पे लिखो न्यूक्लियस इज बीन शेप, न्यूक्लियस इज बीन शेप्ड न्यूक्लियस। मोनोसाइट का न्यूक्लियस इज बीन शेप्ड। नेक्स्ट है यहाँ पर ये है बी लिम्फोसाइट और ये है टी लिम्फोसाइट। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, ब्लड ग्रुपिंग हो गया। ब्लड ग्रुप के पास आरएच ग्रुपिंग देखते हैं। एबी ग्रुपिंग के बाद आरएच ग्रुपिंग। यहाँ पे एक आएगा आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी के बारे में एग्जाम में पूछेगा। बोल रहा है यहाँ पे क्या कि द अनदर एंटीजन, द आरएच एंटीजन सिमिलर टू द वन प्रेजेंट इन द रहेसस मंकी, जिसको हम लोग जैसे कि रहेसस मंकी जो है वो एक तरह का मंकी है, उसके बॉडी में पहली बार
मतलब कि फर्स्ट टाइम उसी के बॉडी में RH एंटीजन का खोज हुआ था। क्या बोल रहा है, ऑल्सो ऑब्जर्व्ड ऑन द सर्फेस ऑफ RBC ऑफ अ मेजोरिटी नियरली 80% ऑफ द ह्यूमन। बोल रहा है कि जो RH एंटीजन है ना, वो पहली बार मिला था कहाँ पे, वो पहली बार देखने को मिला था रेसस मंकी के RBC में, और उसके बाद से जब ऑब्जर्व किया गया तो ह्यूमन के भी पॉपुलेशन में 80% पॉपुलेशन में सेम एंटीजन पाया गया, तो इसीलिए उसके नाम पे रख दिया RH एंटीजन, रेसस मंकी के ही नाम पे रख दिया RH एंटीजन रख दिया, ठीक है। फिर बोल रहा है 80% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन सच इंडिविजुअल आर कॉल्ड RH पॉजिटिव। अब जिसके बॉडी में RH पॉजिटिव जिसके बॉडी में RH एंटीजन प्रेजेंट है उसको बोल दिए RH पॉजिटिव, जिसके बॉडी में RH एंटीजन नहीं प्रेजेंट है उसको बोल दिए RH नेगेटिव। एंड दोज इन विच द एंटीजन इज एब्सेंट आर कॉल्ड RH एंटीजन। फिर से बोलेंगे, क्या बात हुआ यहाँ तक बात हुआ ना कि एक मंकी है जिसका नाम है रेसस मंकी। उस मंकी में पहली बार उसके RBC के सरफेस पे एक एंटीजन को ऑब्जर्व किया गया, उस एंटीजन का नाम वो ऑब्जर्व किया गया, और वही सेम एंटीजन ह्यूमन के 80% पॉपुलेशन में भी पाया गया, तो इसीलिए उस एंटीजन का नाम रख दिया गया RH एंटीजन। इस रेसस मंकी के ही नाम पर रख दिया RH एंटीजन, ठीक है। अब देखा गया कि 80% ह्यूमन के पॉपुलेशन में प्रेजेंट है RH एंटीजन, तो जिसके पास RH एंटीजन प्रेजेंट रहेगा उसको बोलेंगे RH पॉजिटिव, जिसके पास RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं रहेगा उसको बोलेंगे RH नेगेटिव, ठीक है। आगे बात करते हैं। इफ एक्सपोज टू, क्या बोल रहा है कि एन RH नेगेटिव पर्सन, अगर कोई RH नेगेटिव पर्सन है, मतलब कि अगर एक पर्सन है जिसके पास RH एंटीबॉडी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, इफ एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड, जैसे कि मान लो ये एक पर्सन है, ये RH नेगेटिव है, और ये एक पर्सन है ये RH पॉजिटिव है, ठीक है। अब बोल क्या रहा है यहाँ पे, एन RH नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड, मतलब कि इस RH नेगेटिव को हम इस RH पॉजिटिव का ब्लड अगर दे दें, एक्सपोज टू RH पॉजिटिव विल फॉर्म अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट द RH एंटीजन। ये जो नेगेटिव वाला है, इस एंटीजन के अगेंस्ट में एक एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर लेगा अपने बॉडी में, कर ही लेगा ना, क्योंकि ये जो RH पॉजिटिव वाला है ये इसके लिए बन जाएगा एंटीजन, और जाकर के इसका बॉडी प्रोड्यूस करेगा इसके अगेंस्ट में एक केमिकल, उसको क्या बोलेंगे, एंटीबॉडी बोलेंगे, ठीक है। विल फॉर्म ए स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीजन। फिर बोल रहा है कि देयरफॉर RH ग्रुप शुड आल्सो बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन, और इसी के कारण जब ब्लड का ट्रांसफ़र किया जाता है तो उस दौरान RH एंटीजन का भी मैचिंग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जिसके पास RH एंटीजन नहीं प्रेजेंट है उसको भी ट्रांसफ़र कर दो RH पॉजिटिव, ऐसा नहीं हो सकता। जिसके पास RH पॉजिटिव एंटीजन प्रेजेंट है, RH एंटीजन प्रेजेंट है, उसको RH एंटीजन वाला ही ब्लड चाहिए, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, RBC का क्लम्पिंग हो जाएगा, ठीक है। अ स्पेशल केस, अब यहाँ पे आ रहा है एक स्पेशल केस जो यहाँ से यही इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि स्पेशल केस ऑफ RH इनकॉम्पेटिबिलिटी मिसमैचिंग। RH इनकॉम्पेटिबिलिटी का एक केस है, हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड बिटवीन RH नेगेटिव ब्लड ऑफ अ प्रेग्नेंट मदर विथ RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ अ फीटस। देखो हुआ क्या कि बोल रहा है कि एक केस है, उस केस का नाम है RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। कहाँ पे ऑब्जर्व किया गया, RH नेगेटिव ब्लड ऑफ अ प्रेग्नेंट मदर। अगर मान लो ये एक मदर है और उस मदर के बॉडी में एंटीजन है RH ने, मतलब RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, मतलब वो RH नेगेटिव है, ठीक है। RH मिसमैचिंग RH नेगेटिव ब्लड ऑफ अ प्रेग्नेंट मदर विद द RH पॉजिटिव फीटस, और इस मदर के ही बॉडी में एक फीटस डेवलप कर रहा है, वो है RH पॉजिटिव। वो कैसा है, RH पॉजिटिव है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि RH एंटीजन ऑफ द फिटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर। वैसे जनरली तो ये जो फिटस है उसका ब्लड तो इधर नहीं आता है, क्योंकि प्लासेंटा एक बैरियर प्रेजेंट है बीच में, फिटस एंड मदर के बीच में बैरियर को क्या बोलते हैं, प्लासेंटा है। वो प्लासेंटा उस बैरियर है, लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि डू नॉट गेट एक्सपोज टू द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी। तो जब पहली बार जैसे पहली प्रेगनेंसी जब हो रहा है ना, तो मदर तो RH नेगेटिव है और फिटस कैसा है, RH पॉजिटिव है। लेकिन ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी ऐसा बोल रहा है कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। क्या बोल रहा है कि RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी एज द टू ब्लड्स आर सेपरेटेड बाय द प्लासेंटा। बोल रहा है कि जो ब्लड का मिक्सिंग है ना, ये जो मदर का ब्लड RH नेगेटिव है और फिटस का ब्लड RH पॉजिटिव है, इनमें मिक्सिंग नहीं हो रहा है। क्यों मिक्सिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक बैरियर प्रेजेंट है, प्लासेंटा। बोल रहा है कि जनरली तो मिक्सिंग नहीं हो रहा है, बट देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, लेकिन जब ये चाइल्ड का डिलीवरी हो रहा है, जब ये चाइल्ड बॉडी से बाहर निकल रहा है ना, however during the delivery of the first child there is a possibility of exposure of the maternal blood to a small amount of RH positive blood from the fetus। क्या बोला कि जब ब्लड का चाइल्ड का डिलीवरी हो रहा है, however during the delivery of the
फर्स्ट चाइल्ड, जब फर्स्ट चाइल्ड का डिलीवरी हो रहा है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, वहाँ पे एक चांस है ऑफ एक्सपोजर ऑफ द मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड। मतलब कि बोल रहा है कि जो मैटरनल ब्लड में कुछ अमाउंट में RH पॉजिटिव ब्लड जो है सो आने का चांस है। मतलब जब प्रेगनेंसी हुआ तो हल्के कुछ अमाउंट में जो RH पॉजिटिव ब्लड है वो चाइल्ड का, वो फिटस का, वो है बॉडी मैटरनल ब्लड में ही चला जाए। मतलब प्लासेंटा तो यहाँ पे बैरियर है प्रेजेंट, बट फिर भी कुछ अमाउंट में ब्लड जो है सो RH पॉजिटिव का इसके बॉडी में रह गया, मदर के बॉडी में रह गया। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, मैटरनल ब्लड स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फिटस, फिटस से बॉडी मदर के बॉडी में कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड रहा, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में वो चला गया है। ठीक है, इन सच केसेस द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग। अब देखो हुआ क्या, इसको थोड़ा सा अच्छा से बात करते हैं। ये एक मदर है, इस मदर के अंदर एक चाइल्ड का फॉर्मेशन, एक फीटस है। यहाँ पे मदर का जो ब्लड है कैसा है, RH नेगेटिव, और चाइल्ड है यहाँ पे RH पॉजिटिव। चाइल्ड का ब्लड कैसा है, RH पॉजिटिव। तो जब ये डिलीवरी हो रहा है ना, जब ये चाइल्ड बॉडी से बाहर निकल रहा है, अच्छा, मदर के बीच में और उस चाइल्ड के बीच में एक बैरियर प्रेजेंट है। उस बैरियर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लासेंटा बोलते हैं। तो जनरली तो ब्लड यहाँ से इधर मिक्सिंग नहीं हो रहा है, लेकिन जब ये चाइल्ड का डिलीवरी होता है ना, तो RH पॉजिटिव ब्लड ये ना बॉडी में हल्का सा यहाँ पे चला जाता है। ठीक है, जनरली नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा चांस है कि RH पॉजिटिव ब्लड इस फिटस का इस मदर के बॉडी में रह गया। तो अब ये RH पॉजिटिव अगर एंटीजन इसमें आ गया, तो ये मदर का जो बॉडी है, ये जो मदर है, ये इसका बॉडी क्या प्रिपेयर करने लगेगा, इसका बॉडी एक एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करने लगेगा। किसके अगेंस्ट में, इस RH एंटीबॉडी एंटीजन के अगेंस्ट में एक एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करने लगेगा। तो देखो अब क्या लिख रहा है, इन सच केसेस द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग। क्या बोल रहा है कि मदर के बॉडी में RH एंटीजन आने से क्या हुआ कि मदर का जो बॉडी है वो एक एंटीबॉडी प्रिपेयर करने लगा किसके अगेंस्ट में, RH एंटीजन के अगेंस्ट में। ठीक है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट द RH एंटीजन इन हर ब्लड। अपने ब्लड में एक एंटीबॉडी का प्रिपरेशन करने लगा RH एंटीजन के अगेंस्ट में। ठीक है, ये हुआ पहला केस। तो एग्जाम में पूछा जाएगा क्या फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान कुछ हो रहा है चाइल्ड को या फिर मदर को। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान ना तो चाइल्ड को कुछ हो रहा है, ना तो मदर को कुछ हो रहा है, लेकिन होने का चांस सेकंड प्रेगनेंसी में। क्या बोल रहा है, नेक्स्ट इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी। अब नेक्स्ट प्रेगनेंसी जब होगा, द RH एंटीबॉडी जो मदर के बॉडी में प्रोड्यूस हो चुका है, RH एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर RH नेगेटिव कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फिटस। अब देखो नेक्स्ट प्रेगनेंसी हुआ, यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रेगनेंसी हुआ, फिर से प्रेगनेंसी हुआ, तो एक यहाँ पे फिटस है ऊपर में बॉडी के अंदर में। मदर का तो बॉडी है RH, मदर के पास तो RH नेगेटिव एंटीजन, मतलब एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो उसको तो बोल दिया RH नेगेटिव। लेकिन मदर के बॉडी में एक एंटीबॉडी प्रेजेंट है, RH एंटीबॉडी। क्या प्रेजेंट है, RH एंटीबॉडी यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, समझ गया बात को। अब ऐसा चांस हो सकता है ना कि मदर का बॉडी और यहाँ पे बीच में तो बैरियर प्रेजेंट है, बट कुछ अमाउंट में ये RH एंटीबॉडी इस फिटस के अंदर जा सकता है। ठीक है, ऐसा चांस है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी द RH एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फिटस। फिटस के ब्लड में ये एंटीबॉडी जा सकता है एंड डिस्ट्रॉय द फिटल RBC। अगर ये चला गया एंटीबॉडी, तो यहाँ पे क्या कर देगा, इस फिटल RBC को डिस्ट्रॉय कर देगा, यहाँ पे बच्चे के RBC को ख़त्म कर देगा। ठीक है, दिस कुड बी फैटल, और ये एक फैटल केस हो सकता है, मतलब यहाँ पे डेथ भी हो सकता है, और कुड कॉज सीवियर एनीमिया। और यहाँ पे कॉज क्या हो सकता है, सीवियर एनीमिया हो सकता है एंड जॉन्डिस हो सकता है टू दी बेबी। किसको हो जाएगा, टू बेबी, बच्चे को हो जाएगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड, और इस कंडीशन को बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। अब इसको रोकेंगे कैसे, दिस कैन बी अवॉइडेड। अगर ये इसको हमको रोकना है तो कैसे रोकेंगे, दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्टरिंग anti-RH एंटीबॉडी टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। तुरंत क्या करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट डिलीवरी हुआ था ना, तो इसी दौरान यहाँ पे मदर के बॉडी में एक एंटीबॉडी हमको डालना पड़ेगा। कौन सा, एडमिनिस्टर करना पड़ेगा, anti-RH एंटीबॉडी बना देना पड़ेगा, मतलब इंजेक्शन डाल देना पड़ेगा। उसको हम लोग बोलते हैं रोहगम। उस इंजेक्शन का नाम क्या है, रोहगम। ठीक है, anti-RH एंटीबॉडी मदर के बॉडी में डालना पड़ेगा इमीडिएटली। कब, आफ्टर फर्स्ट चाइल्ड, जब पहली डिलीवरी हुआ उस दौरान ही डालना पड़ेगा। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग ये तो समझ लिए, अब इसके बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या हम लोग को लिखना क्या क्या है। पहला नंबर बात लिखना है यहाँ पे,
ये सब तो हम लोग समझाए हैं, इसको हटाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर बात लिखना है हमारे को। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस तो बोलते हैं इसको, RH इनकम्पेटिबिलिटी में हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या क्या, यहाँ पे देखो सीवियर एनीमिया भी होता है, यहाँ पे एनीमिया भी हो सकता है और जॉन्डिस हो सकता है टू दी बेबी। याद रखना, यहाँ पे एनीमिया हो जाएगा बेबी को, सीवियर और जॉन्डिस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कि RH पूरे RH इनकम्पेटिबिलिटी में हमको याद क्या क्या रखना है। पढ़े तो हम लोग बहुत चीज़, बट याद क्या रखना है। पहला नंबर मेन पॉइंट याद रखना है कि मदर RH इनकम्पेटिबिलिटी में मदर क्या हो रहा है, मदर का ब्लड कैसा है, RH नेगेटिव, मतलब मदर के पास RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। फिटस यहाँ पे कैसा है, फिटस यहाँ पे RH पॉजिटिव है। फिटस कैसा है, RH पॉजिटिव है। अब फर्स्ट प्रेगनेंसी में इसका कोई इफेक्ट हमको नहीं दिख रहा। फर्स्ट प्रेगनेंसी में ना मदर को कुछ हो रहा है ना ही चाइल्ड को कुछ हो रहा है। बट सेकंड प्रेगनेंसी में क्या हो सकता है, ये यहाँ पे डेथ भी हो सकता है, चाइल्ड का डेथ भी हो सकता है, मदर का भी डेथ हो सकता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैन कॉज एनीमिया एंड जॉन्डिस टू द बेबी। यहाँ पे सीवियर केस में जॉन्डिस हो सकता है और एनीमिया हो सकता है, किसको, बेबी को हो सकता है। और इसका सोल्यूशन क्या है, तुरंत से हमको इंजेक्ट करना पड़ेगा RH एंटीबॉडी आफ्टर द फर्स्ट चाइल्ड। जैसे फर्स्ट डिलीवरी हुआ, पहला डिलीवरी हुआ, तुरंत से कौन सा एंटीजन डालना पड़ेगा, RH एंटीजन डालना पड़ेगा इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट चाइल्ड। फर्स्ट चाइल्ड के बाद हमको तुरंत से RH एंटीजन का इमीडिएटली उसको इंजेक्ट कर देना पड़ेगा मदर के बॉडी में, ठीक है, ताकि RH एंटीबॉडी का प्रोडक्शन ना हो जाए मदर के बॉडी में, इसीलिए RH एंटी ये हमको डालना पड़ेगा, ठीक है। RH कौन सा एंटी यहाँ पे रहना चाहिए, इस यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंटी, इंजेक्ट एंटी RH एंटीबॉडी, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारा कोआगुलेशन ऑफ द ब्लड है। तो कोआगुलेशन भी छोटा सा टॉपिक है। कोआगुलेशन में देखते हैं क्या होता है। और कि यू नो दैट व्हेन यू कट योर फिंगर, जब हम लोग का फिंगर कट जाता है और हर्ट योरसेल्फ, योर वुंड डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड। हमारा जो घाव है जहाँ पे कट जाता है, तो ऐसा नहीं है कि दिन भर ब्लड वहाँ से बहते रहता है। 10 मिनट 5 मिनट के बाद अपने से ब्लड रुक जाता है। फॉर अ लॉन्ग टाइम यूजुअली द ब्लड स्टॉप्स फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम। कुछ देर के बाद ब्लड क्या हो जाता है, रुक जाता है। डू यू नो वाई, इसका रीज़न क्या है। ब्लड एग्जिबिट कोआगुलेशन और क्लॉटिंग इन रेस्पॉन्स टू इंजरी और ट्रॉमा। मतलब कि जैसे हमारे बॉडी में कुछ इंजरी हुआ ना, तो ब्लड एक रिस्पॉन्स शो कर देता है, ब्लड तुरंत से रिस्पॉन्स अपना शो करता है। तो बोल रहा है कि दिस इज़ अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ब्लड के पास एक मैकेनिज्म है, जैसे ब्लड बॉडी में कुछ चोट लगाना, कुछ वहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड बाहर निकल रहा है, तो ब्लड अचानक से एक मैकेनिज्म को फॉलो करता है। अब वही मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे कोआगुलेशन में क्या होता है। सो फिर बोल रहा है कि यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड अ डार्क रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ अ कट और इंजरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कहीं पे कट लगता है हम लोग को, तो कट लगने के मतलब थोड़े दिन के बाद, एक दिन के बाद एक डार्क रेडिश ब्राउन कलर का वहाँ पे एक कल आ जाता है अपीयरेंस। तो उसी को हम लोग अभी देखेंगे आगे क्या बात कर रहे हैं। क्या बोल रहा है कि डार्क रेडिश ब्राउन स्कम का फॉर्मेशन हो जाता है आफ्टर अ पीरियड ऑफ अ टाइम। फिर बोल रहा है इट इज़ एक्चुअली में है क्या, वो है क्लॉट। इट इज़ अ क्लॉट और कोआगुलम। वो क्या है, वो है क्लॉट और कोआगुलम, फॉर्म मेनली ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड called fibrin in which dead and damaged formed element are trapped। तो यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है क्लॉट है क्या, तो क्लॉट के बारे में लिखेंगे। क्लॉट में लिखेंगे फिब्रिन प्लस डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट लिख दो, फॉर्म्ड एलिमेंट। तो एग्जाम में पूछा जाता है क्लॉट क्या है, क्लॉट में फिब्रिन होता है और उसमें फॉर्म्ड एलिमेंट होता है, ठीक है। फिर बात करेंगे आगे, यहाँ तक हो गया। फिर बोल रहा है कि फिब्रिन आर फॉर्म्ड बाय कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजन इन द प्लाज्मा बाय एंजाइम थ्रोम्बिन। एक मिनट, इसको हम लोग ना कोआगुलेशन को एक बार अच्छे से देखेंगे डायग्राम के बना करके, ठीक है। कोआगुलेशन टॉपिक यहाँ लिख दे रहे हैं, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। कोआगुलेशन ऑफ ब्लड में हो क्या रहा है, देखो। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ये हमारा एक ब्लड वेसल्स है, यहाँ से ब्लड जा रहा है, इसके अंदर बहुत सारा ब्लड पास कर रहा है। इमेजिन करो कि ये जो ब्लड वेसल्स पास कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये हमारे हैंड से पास कर रहा है और हमारे हैंड में यहाँ पे एक चोट आया है, यहाँ पे इंजरी हुआ है, ठीक है। तो जब हमारे हैंड में यहाँ पे इंजरी हुआ है,
तो उस इंजर्ड रीजन से दो सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ से। उस इंजर्ड रीजन पे यहाँ पे प्लेटलेट आकर के जम जाएगा इंजर्ड रीजन में, और इंजर्ड रीजन और इंजर्ड टिश्यू, यहाँ पे टिश्यू भी इंजर्ड हुआ होगा और ब्लड से यहाँ पे प्लेटलेट भी यहाँ पे आ गया होगा, प्लेटलेट यहाँ पे रिलीज हुआ होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इंजर्ड टिश्यू, इंजर्ड टिश्यू मतलब कि हमारे हैंड पे चोट लगा, ठीक है, उस टिश्यू में तो चोट लगा तो वो टिश्यू इंजर्ड हो गया, और वहाँ पे जहाँ पे इंजरी हुआ वहाँ पे प्लेटलेट आके एक्यूमुलेट कर गया। प्लेटलेट क्या हो गया, आके वहाँ पे जम गया। तो यहाँ पे प्लेटलेट्स ये दोनों रिलीज़ करता है एक एंजाइम जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या रिलीज़ करता है, फिर से बात करेंगे। ये मान लो फॉर एग्जांपल ये जो रीजन है ये मेरा हैंड है, ठीक है, उस हैंड में इंजरी हुआ, चोट लगा कहीं पे हमको, तो वहाँ जब चोट लगा तो वहाँ पे इंजरी हुआ टिश्यू में, और वहाँ पे आकर के प्लेटलेट एक्यूमुलेट किया। तो इंजर्ड टिश्यू एंड प्लेटलेट दोनों मिल करके एक एंजाइम को रिलीज़ करता है जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और ये भी प्लेटलेट भी रिलीज़ किया थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। नेक्स्ट क्या हुआ ना कि दोनों बाइंड किया कैल्शियम से, किससे बाइंड किया, बाइंड किया Ca2+ से, और जब कैल्शियम से जैसे ही बाइंड किया ना तो जो बॉडी में हमारे पास थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम प्रेजेंट है वो क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेशन ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोकाइनेज क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। अब जैसे थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट हुआ ना तो बॉडी में प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में। प्रोथ्रोम्बिन ये इनएक्टिव होता है। कैसे होता है, इनएक्टिव होता है। तो जैसे प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव अभी प्रेजेंट है, ये एक्टिवेट कब होगा, ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होगा किसके प्रेजेंस में, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, और हर स्टेप में यहाँ पे कैल्शियम लगेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा थ्रोम्बिन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थ्रोम्बिन में। और ये थ्रोम्बिन को हम लोग बोलेंगे अब ये एक्टिव फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म में। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे बॉडी में फिब्रिनोजेन, हमारे ब्लड में फिब्रिनोजेन भी प्रेजेंट है, ऊपर देखे थे फिब्रिनोजेन। अब ये जो फिब्रिनोजेन अभी इनएक्टिव है, क्या है, इनएक्टिव। हम लोग ऊपर देखे थे कि जो हमारे प्लाज्मा में क्लॉटिंग प्रोटीन प्रेजेंट रहता है किस फॉर्म में रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ये फिब्रिनोजेन अभी इनएक्टिव है, ये एक्टिवेट होगा इस थ्रोम्बिन आकर के, थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा फिब्रिन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिब्रिन में। ये हो गया ये एक्टिव फॉर्म, ठीक है। अब ये फिब्रिन क्या होता है कि फिब्रिन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। फिब्रिन क्या है, इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है फिब्रिन, इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। तो जब ब्लड पास कर रहा है ना तो यहाँ पे ब्लड का फॉर्म्ड एलिमेंट यहाँ पे फंस जा रहा है, एक जाल सा स्ट्रक्चर बन गया, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन गया, और यहाँ पे इस तरह से सारा फॉर्म्ड एलिमेंट फंस गया, और इसी को हम लोग बोले क्लॉट। क्या बोले इसको हम लोग, क्लॉट बोले। क्लॉट में है क्या क्या, क्लॉट में फिब्रिन है और फॉर्म्ड एलिमेंट है। फिर से हम लोग एक बार इसको देखते हैं। देखो हुआ क्या, हुआ ये ना कि ये मान लो ये हम एक हैंड है, ठीक है, ये हैंड है, इस हैंड में इंजरी हुआ, तो जब इंजरी हुआ तो वहाँ पे टिश्यू भी इंजर्ड हुआ होगा, तो इंजर्ड टिश्यू से रिलीज़ क्या हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टिन हार्मोन। कौन सा रिलीज हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब प्लेटलेट भी रिलीज़ क्या किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये सब प्रोटीन एंजाइम ही है, सब रिलीज़ क्या किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये बाइंड किससे किया, Ca2+ से बाइंड किया। ये दोनों मिलकर के किससे बाइंड किया, कैल्शियम से बाइंड किया। अब जैसे कैल्शियम से बाइंड किया ना तो एक एक्टिवेशन हुआ एक एंजाइम का जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। फिर से बोलें, इंजर्ड टिश्यू से रिलीज हुआ थ्रोम्बोप्लास्टिन, इंजर्ड टिश्यू से क्या रिलीज हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्लेटलेट से क्या रिलीज हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टिन। बाइंड किससे किया, कैल्शियम से बाइंड किया। किससे बाइंड किया, कैल्शियम से। तो जैसे कैल्शियम से बाइंड किया तो किसका एक्टिवेशन हो गया, एक्टिवेशन हो गया थ्रोम्बोकाइनेज। क्या हुआ, थ्रोम्बोकाइनेज। और इसको प्रोथ्रोम्बिनेज भी बोलते हैं। थ्रोम्बोकाइनेज को क्या बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बिनेज भी। तो जैसे थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट हुआ ना तो जो हमारे ब्लड प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट है इनएक्टिव फॉर्म में, वो भी क्या हो गया, थ्रोम्बोकाइनेज के प्रेजेंस में वो भी कन्वर्ट हो गया थ्रोम्बिन में। ये इनएक्टिव फॉर्म था, ये अपने एक्टिव फॉर्म में आ गया। किसके प्रेजेंस में आया, थ्रोम्बोकाइनेज के प्रेजेंस में। थ्रोम्बोकाइनेज के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो गया थ्रोम्बिन में। नेक्स्ट फर्दर क्या हुआ कि हमारे ब्लड में फिब्रिनोजेन भी प्रेजेंट है, वो भी किस फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है। और ये जो इनएक्टिव फॉर्म है
अब ये कन्वर्ट हो जाएगा फिब्रिन में, और फिब्रिन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में है इस तरह से, और यहाँ पे सारा ब्लड का फॉर्म्ड एलिमेंट इसमें फंस जाएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लॉट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए बात को। तो ये था हमारा क्लॉटिंग। अब बुक में क्या लिखा हुआ सो देख लेते हैं। क्लॉटिंग में देखो क्या लिखा हुआ है। क्लॉटिंग में लिखा हुआ है फिब्रिन आर फॉर्म्ड बाय कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजेन। देखो यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ से देखो, अभी जस्ट कहाँ गया, देखो यहाँ पे देखो, फिब्रिन बोल रहा है कि फिब्रिन आर फॉर्म्ड बाय कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन कैसा है, इनएक्टिव, वो फॉर्म कैसे हुआ, फिब्रिनोजेन से फॉर्म्ड हुआ है। फिब्रिन कैसे बना है, ये जो फिब्रिन बना है किससे बना है, फिब्रिनोजेन से बना है। फिब्रिनोजेन कैसा है, इनएक्टिव है, और फिब्रिन कैसा है, एक्टिव है। तो फिब्रिन का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ हमारे पास कि फिब्रिन फॉर्म्ड हो गया, यहाँ पे कहाँ चला गया, फिब्रिन इनविच हो गया, कहाँ यार, एक मिनट रुको, इस क्लॉट कोगुलेंट नेटवर्क ऑफ थ्रेड हो गया यहाँ पे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे फिब्रिन आर फॉर्म्ड बाय कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजेन। फिब्रिन का फॉर्मेशन हुआ बाय कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजेन इन प्लाज्मा बाय एंजाइम थ्रोम्बिन। कौन सा एंजाइम लगा वहाँ पे, थ्रोम्बिन लगा। फॉर्म्ड बाय कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजेन बाय प्लाज्मा थ्रोम्बिन। देखो यहाँ पे थ्रोम्बिन एंजाइम लगा है, बताए थे ना कि ये थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में ही ये कन्वर्जन हो रहा है। फिब्रिनोजेन का कन्वर्जन फिब्रिन में किसके प्रेजेंस में हो रहा है, थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। फिर बोल रहा है कि द थ्रोम्बिन इन टर्न आर फॉर्म्ड फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन हुआ है प्रोथ्रोम्बिन से। देखो यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन है यहाँ पे, और यहाँ पे थ्रोम्बिन है, तो थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन किससे हुआ है, प्रोथ्रोम्बिन से। प्रोथ्रोम्बिन कैसा है, इनएक्टिव है, थ्रोम्बिन कैसा है, एक्टिव है। अब ये जो थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन हुआ है प्रोथ्रोम्बिन से, वो किस एंजाइम के प्रेजेंस में हुआ है, वो हुआ है थ्रोम्बोकाइनेज के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में हुआ है, थ्रोम्बोकाइनेज के प्रेजेंस में हुआ। तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। फिर बोल रहा है कि थ्रोम्बिन इन टर्न आर फॉर्म्ड फ्रॉम इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन एज एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर द एबव रिएक्शन। और इस रिएक्शन के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम चाहिए। दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म बाय सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक। अच्छा, ये जो कॉम्प्लेक्स है कि कैसे फॉर्म हुआ, थ्रोम्बोकाइनेज कैसे बना, फिर दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म बाय सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन, जिसको बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस, इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव स्टेट। एन इंजरी और ट्रॉमा स्टिमुलेट प्लेटलेट इन द ब्लड टू रिलीज certain factor which activate the mechanism of clotting. Certain factor releases by the tissue at the site of injury also can initiate coagulation. Calcium ion play important role in the clotting. अब यही सब बात बोल रहा है, क्या बात बोल रहा है, देख लेते हैं एक बार फिर से इस डायग्राम को हम लोग देखेंगे। क्या बोल रहा है कि ये हाथ है, ये मान लो कोई भी बॉडी का पार्ट है, वहाँ पे इंजरी हुआ, तो वहाँ पे इंजर्ड टिश्यू रिलीज करेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लेटलेट भी रिलीज करेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये दोनों बाइंड कर लिया किससे, कैल्शियम से जा करके बाइंड किया, और कैल्शियम से जैसे बाइंड किया तो एक कॉम्प्लेक्स का एक्टिवेशन हो गया। उस कॉम्प्लेक्स को बोले थ्रोम्बोकाइनेज। क्या बोले उसको, थ्रोम्बोकाइनेज। अब ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा ना, ब्लड हमारे प्लाज्मा में, हमारे बॉडी में ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट है, वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, तो थ्रोम्बोकाइनेज के प्रेजेंस में ये प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे ब्लड में फिब्रिनोजन भी प्रेजेंट है इनएक्टिव फॉर्म में, तो फिब्रिनोजन थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिब्रिन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे सारा ब्लड वगैरह बॉडी फॉर्म्ड एलिमेंट जो है सो यहाँ पे आके इस तरह से फंस जाएगा इस नेटवर्क में, और इसी को हम लोग बोलेंगे क्लॉट। ठीक है, आगे बात किया जाए तो ये हमारा कोआगुलेशन ऑफ द ब्लड था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लिम्फ। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, लिम्फ। अब लिम्फ क्या होता है सो देखते हैं। लिम्फ के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले। लिम्फ क्या है ना, जैसे हमारा ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, तो जब यहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, ब्लड फ्लो करता है तो, और ये चारों तरफ टिश्यू है हमारे पास, इस तरह से टिश्यू है, चारों तरफ यहाँ पे टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब ये ब्लड फ्लो कर रहा है ना, तो ब्लड फ्लो करने के दौरान यहाँ से कुछ अमाउंट में लिक्विड यहाँ से रिलीज आउट हो रहा है, ठीक है, उस प्रेशर के कारण। और यहाँ से जो निकल रहा है मटेरियल, यहाँ से जो लिक्विड यहाँ से रिलीज़ हो रहा है, ये सब जाकर के एक्यूमुलेट हो जा रहा है टिश्यू के बीच में। कहाँ पे एक्यूमुलेट हो जा रहा है, टिश्यू के बीच में। अब देखते हैं इसके आगे बात करते हैं। इसको बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। यहाँ पे जो टिश्यू में जो एक्यूमुलेट हुआ इसको क्या बोले, टिश्यू फ्लूइड बोले। देखो क्या लिखा हुआ, इन द ब्लड एज द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज। जैसे ब्लड पास किया कैपिलरीज से इन टिश्यू, some water along with many small water soluble substance move out into the space between the cells of the tissue, leaving a larger protein
एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट इन द ब्लड वेसल्स। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जैसे यहाँ से कैपिलरी से ब्लड फ्लो कर रहा था ना टिश्यू के बीच में, तो उस दौरान यहाँ से पानी निकल रहा है और कुछ सब्सटेंस भी निकल रहा है, बट क्या नहीं निकल रहा है, यहाँ से प्रोटीन नहीं निकल रहा है और फॉर्म्ड एलिमेंट बाहर नहीं निकल रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि लार्जर जो फॉर्म्ड एलिमेंट है वो सब बाहर नहीं निकल रहा है। तो उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है कि लिविंग द प्रोटीन एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट, मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट बाहर नहीं निकल पा रहा। दिस फ्लूइड रिलीज्ड आउट इज कॉल्ड एज अ इंटरस्टेशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। और ये जो फ्लूइड यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ, इसको हम लोग बोले इंटरस्टेशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड बोले इसको। ठीक है, आगे बात करते हैं। इट हैज़ द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन द प्लाज्मा। तो ये स्टेटमेंट लिखेंगे, टिश्यू फ्लूइड हैव सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज ऑफ प्लाज्मा। लिखो यहाँ पे, टिश्यू फ्लूइड हैव सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज ऑफ प्लाज्मा। मतलब कि जैसा मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन प्लाज्मा में है वैसा ही मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन किस में है, टिश्यू फ्लूइड में है। ठीक है, आगे बात करेंगे। अब टिश्यू फ्लूइड के बारे में बोल रहा है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेस एक्सेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड। तो दूसरा नंबर बात करेंगे हम लोग कि टिश्यू फ्लूइड से और क्या क्या हो रहा है। टिश्यू फ्लूइड से हो रहा है एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। क्या बोल रहा है कि एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रिएंट गैसेस एक्सेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड सेल ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड। हमेशा गैस का एक्सचेंज और न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज किसके किसके बीच में, ब्लड के बीच में और सेल के बीच में किसके थ्रू होता है, इस टिश्यू फ्लूइड के थ्रू ही होता है। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ कि एन एलाबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। अच्छा, ये जो टिश्यू के बीच में ये जो फ्लूइड आ गया, ये वापस से कलेक्ट करने के लिए एक हमारे बॉडी में एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। मतलब कि ये जो टिश्यू के बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है, इसको वापस से कलेक्ट करके एक पाइप में डाला जा रहा है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लिम्फेटिक सिस्टम बोला जा रहा है। क्या बोल रहा है उसको, लिम्फेटिक सिस्टम। उसी लिम्फेटिक सिस्टम में हर एक जगह टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करके एक लार्जर वेन में डाल दिया जाता है और वापस से इसको कहाँ पर डालना है, वापस से ब्लड में ही डाला जाता है। बोल रहा है कि एन एलाबोरेट नेटवर्क ऑफ द वेसल कॉल्ड lymphatic system collect this fluid and drain it back to the major vein। क्या बोला कि जो इलेबोरेट नेटवर्क है हमारे बॉडी में, जिसको बोल रहे लिम्फेटिक सिस्टम, वो करता क्या है, वो कलेक्ट करता है फ्लूइड को एंड ड्रेन इट बैक टू द मेजर वेन। वापस से किस में पोर कर देता है, मेजर वेन में वापस से डाल देता है। दिस फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ। अब देखो, जब ये लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर चला गया, तब इस फ्लूइड का नाम क्या पड़ गया, तब इस फ्लूइड का नाम पड़ गया लिम्फ नाम पड़ गया। ठीक है, अभी इस फ्लूइड का नाम क्या है, अभी इस फ्लूइड का नाम है इंटरस्टेशियल फ्लूइड। अब जब ये लिम्फेटिक वेसल्स के द्वारा इसको कलेक्ट कर लिया जाएगा और लिम्फ में जब डाल दिया जाएगा, तब उसका नाम लिम्फेटिक वेसल्स में डाल दिया जाएगा, तब उसका नाम क्या पड़ेगा, तब उसका नाम पड़ेगा लिम्फ नाम पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक बात करेंगे आगे। लिम्फ इज अ कलरलेस, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड containing specialized lymphocyte which are responsible for immune response of the body. Lymph is also an important carrier for nutrient, hormone etc. तो lymph के बारे में लिखेंगे, lymph वाला एग्जाम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। lymph लिख देते हैं। lymph में हम लोग फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। lymph में देखो क्या लिखा हुआ है, लिम्फ है कैसा, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज़ कलरलेस, इट इज़ कलरलेस। दूसरा पॉइंट लिखेंगे लिम्फ के बारे में कि कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग, इसके पास WBC प्रेजेंट होता है, कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इट हैज़ लिम्फोसाइट, लिख दीजिए, इट हैज़ लिम्फोसाइट्स। तीसरा नंबर लिखेंगे इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, मतलब ये इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये लिम्फ रिस्पॉन्सिबल है। फिर बोल रहा है कि लिम्फ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर न्यूट्रिएंट, इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन। उसके बाद नेक्स्ट लिख दीजिए, यहाँ पे फोर्थ नंबर पॉइंट लिख लीजिए, कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन बॉडी। फोर्थ नंबर में लिखिए इट इज इम्पॉर्टेंट कैरियर फॉर
न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन, इट इज़ इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन का ये इंपॉर्टेंट कैरियर है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा यहाँ पे एक और बात लिखा है कि फैट आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू लिम्फ इन द लैक्टियल प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, और डाइजेस्टिव सिस्टम के स्मॉल इंटेस्टाइन में लैक्टियल्स प्रेजेंट होता है, और उसी लैक्टियल से किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है, फैट का एब्जॉर्प्शन होता है, और वो लिम्फ के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम तो हमारा चैप्टर हट चुका है, अगर वो रहता तो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में ये चीज़ को देखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ लिख सकते हैं कि फैट आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन द लैक्टियल प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई। इंटेस्टाइन में एक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल विलाई, और वहीं से किसी का एब्जॉर्प्शन होता है, फैट का एब्जॉर्प्शन हो जाता है वहीं से, याद रखना है इस बात को, ठीक है। बात करते हैं थोड़ा सा आगे सर्कुलेटरी पाथवे के बारे में। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सर्कुलेटरी पाथवे। तो सर्कुलेटरी पाथवे में देखते हैं क्या क्या है। द सर्कुलेटरी पाथवे आर ऑफ टू टाइप, दो तरह का सर्कुलेशन होता है, एक होता है ओपन सर्कुलेशन, एक होता है क्लोज सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड एंड मोलस्कस इन विच ब्लड पम्प्ड बाय हार्ट passes थ्रू द वेसल्स इनटू एन ओपन स्पेस और बॉडी कैविटी कॉल्ड साइनसेस, ठीक है। अब ओपन सर्कुलेशन पहला नंबर यहाँ पे लिखेंगे, ओपन सर्कुलेशन प्रेजेंट किस में यहाँ पे, तो यहाँ पे एनसीईआरटी के अनुसार लिख सकते हैं कि ओपन सर्कुलेशन प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड एंड मोलस्कस, लिख लो आर्थ्रोपोड एंड मोलस्कस में आर्थ्रोपोड एंड मोलस्कस में क्या प्रेजेंट है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रेजेंट आर्थ्रोपोड मोलस्कस विच ब्लड, अच्छा जो ब्लड यहाँ पे पास हो रहा है ना, जैसे मान लो यहाँ क्या लिख रहा है कि इन विच द ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट, जो हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है वो पास कर रहा है थ्रू लार्ज वेसल्स इनटू एन ओपन स्पेस और बॉडी कैविटी कॉल्ड साइनसेस। मतलब ओपन सर्कुलेशन में जो है ना टिश्यू में ही पूरा ब्लड फ्लो करते रहता है, जैसे कि वहाँ पे कोई इस तरह से कोई सेपरेशन नहीं है। जैसे मान लो, जैसे कि ये किसको बना सकते हैं, जैसे कि मान सकते हैं ये हार्ट है, ठीक है, इस तरह से हार्ट मान लो, जब ब्लड पंप कर रहा है ना तो एक ही जगह में टिश्यू में जा रहा है, इस तरह से यहाँ से टिश्यू में जा रहा है, और टिश्यू में इस तरह से ब्लड जा कर के मिक्सअप हो जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओपन सर्कुलेशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है पासेस थ्रू द लार्ज वेसल्स इनटू एन ओपन स्पेस, एक ओपन स्पेस में जाएगा, उसको बोले बॉडी कैविटी या फिर साइनसेस। फिर बोला कि एनालिड्स एंड कोडेट्स हैव अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। एनालिड्स एंड कोडेट्स के बारे में क्या बोल रहा है कि एनालिड्स एंड कोडेट्स हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, एनालिड्स एंड कोडेट्स हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। और यहाँ पे क्या था, आर्थ्रोपोड एंड मोलस्कस इन विच, यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है आर्थ्रोपोड एंड मोलस्कस के बीच में। फिर बोल रहा है इन विच द ब्लड पम्प्ड, जहाँ पे ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू अ क्लोज नेटवर्क। जो हार्ट क्लोज सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, ब्लड जो पंप हो रहा है एक क्लोज नेटवर्क से सर्कुलेट किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि वो जाकर के टिश्यू में मिक्स हो जाएगा, टिश्यू में कभी भी मिक्स नहीं होगा, वो एक सर्कुलेट किया जा रहा है एक नेटवर्क के द्वारा। दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांटेजेस, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का एडवांटेज जो है सो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम में रेगुलेशन प्रेजेंट होता है, ब्लड को रेगुलेट किया जा सकता है, लेकिन ओपन में वहाँ पे कोई रेगुलेशन नहीं प्रेजेंट है। एज द फ्लो ऑफ द फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड। आगे बात कर देंगे, लिखा है कि ऑल वर्टिब्रेट पोजेज अ मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट, और जितना भी वर्टिब्रेट होता है उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, एक मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। जैसे कि फिशेस हैव अ टू चेम्बर्ड हार्ट, फिश के पास कितना चेम्बर्ड होता है, हार्ट होता है, फिश हैव टू चेम्बर्ड हार्ट विथ एन एट्रियम एंड वेंट्रिकल। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल कि फिश के बारे में लिख दीजिए, फिश हैव टू चेम्बर्ड हार्ट, fish have two chambered heart, fishes have two chambered heart with atrium and ventricle, amphibians and reptiles except crocodile, crocodile को छोड़ करके, crocodile भी reptile में ही आ रहा है बट उसको छोड़ करके have three chambered heart। तो यहाँ पे लिखिए amphibians reptiles, amphibians and reptiles, reptiles have three chambered heart। Amphibians reptiles have three chambered heart।
आगे बात करेंगे क्रोकोडाइल को छोड़ करके, ठीक है। हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट विथ टू एट्रिया, दो एट्रिया होगा और एक वेंट्रिकल होगा। वेर एज क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स पोजेस फोर चैम्बर्ड हार्ट विथ टू एट्रिया एंड टू वेंट्रिकल। तो ये तो सबको ही पता है, क्रोकोडाइल, बर्ड्स, mammals have फोर चैम्बर्ड हार्ट, चार चैम्बर का हार्ट होता है, ठीक है। आगे बात किया जाए, इन फिशेस द हार्ट पम्प्स आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल्स एंड सप्लाइड टू द बॉडी पार्ट फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट, सिंगल सर्कुलेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इस तरह से लिख सकते हैं, हार्ट क्या लिखेंगे इसमें, लिख सकते हैं कि हार्ट ऑफ फिश पम्प्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड रिसीव्स दी डीऑक्सीनेटेड ब्लड, मतलब वो पंप भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही करता है और रिसीव भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही करता है। लेकिन वो ऑक्सीजनेटेड कब होता है, जब गिल्स के सरफेस पे आता है तब वहाँ पे वो ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाता है, और वापस जब हार्ट पे आता है तो वो कैसा आता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो हार्ट, जो फिश का जो हार्ट है वो पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और रिसीव भी क्या करता है, रिसीव भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही करता है, और इसको बोल रहे हैं सिंगल सर्कुलेशन। क्या बोल रहे हैं इसको, सिंगल सर्कुलेशन। इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम गिल्स या लंग्स या स्किन एंड द राइट एट्रियम गेट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट। लेकिन हाउएवर दे गेट मिक्सड अप इन अ सिंगल वेंट्रिकल विच पंप आउट मिक्सड ब्लड, दैट इज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। देखो हुआ क्या, जैसे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में क्या है ना कि ये मान लो हार्ट का ऊपर वाला चैम्बर है और इस तरह से होता है, ये थ्री चैम्बर्ड हार्ट है। ये थ्री चैम्बर्ड हार्ट में ऊपर वाला हमारा हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, और इसको बोले वेंट्रिकल। तो बोल रहा है कि एम्फीबियंस वगैरह में क्या होता है ना कि इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो इधर आने से क्या हुआ ना, वापस से तो सब यहीं पे आएगा नीचे, तो नीचे जा करके ये मिक्सड अप हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो ये थ्री चैम्बर्ड हार्ट था, विच पम्प्स आउट मिक्स ब्लड इन कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। लेकिन बर्ड्स एंड मैमल्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव बाय लेफ्ट एंड द राइट एट्रिया respectively passes on to the ventricle of the same side. The ventricle pump it out without any mixing up, that is separate circulatory pathway are present in this organism. Hence इसको हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। लेकिन हमारे में क्या होता है, हमारा जो हार्ट है कुछ इस प्रकार से है, हमारा हार्ट कुछ ऐसा होता है, इस तरह से है, ठीक है। तो इसको बोले हम लोग राइट एट्रियम, इसको बोले लेफ्ट एट्रियम, इसको बोले राइट वेंट्रिकल, इसको बोले लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इधर पे आता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आ रहा है, इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इधर वेंट्रिकल्स में जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। और यहाँ पे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो यहाँ से जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे जाना रहता है, बॉडी के पार्ट्स में, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे जाना है, लंग्स के सरफेस में ऑक्सीजनेशन होने के लिए, ठीक है। अभी हम लोग इसको देखेंगे, बट आगे बात करते हैं, इसको बोलते हैं फोर चैम्बर्ड हार्ट। फिर आगे नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, लेट अस स्टडी द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए, ह्यूमन। अच्छा, इसमें याद क्या रखना हमको, ये जो टॉपिक पढ़े सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ पे एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा किसके पास डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट है, किसके पास सिंगल सर्कुलेशन प्रेजेंट है, किसके पास थ्री चैम्बर्ड हार्ट है, किसके पास फोर चैम्बर्ड हार्ट है, किसके पास थ्री चैम्बर्ड हार्ट है, टू चैम्बर्ड हार्ट है। तो यहाँ पे हम लोग पहला पॉइंट लिखे कि आर्थ्रोपोड एंड मोलस्कस के पास कैसा सर्कुलेशन है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। फिर बोला फिश हैव टू चैम्बर्ड हार्ट, एम्फीबियंस रेप्टाइल्स हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के पास कितना चैम्बर्ड है, तीन चैम्बर्ड हार्ट है। क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स के पास कितना चैम्बर्ड हार्ट है, चार चैम्बर्ड हार्ट है। एक बात और कि फिश जो है सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है और रिसीव भी कौन सा ब्लड करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रिसीव करता है, ठीक है। आगे देखा जाए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, और यहाँ से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू हो रहा जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। अब हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को। सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियक साइकिल दो टॉपिक, ये ईसीजी तीसरा टॉपिक, और डबल सर्कुलेशन, उसके बाद हमारा ये टॉपिक हो जाएगा ख़त्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन सर्कुलेशन। देखो अब ध्यान से देखना, ठीक है। क्या बोल रहा है कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी बोल रहे हैं। कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, हमारे पास हार्ट होता है, ठीक है।
अ नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है और ब्लड प्रेजेंट है। द फ्लूइड विच इज सर्कुलेटर, उसी में हमारा फ्लूइड सर्कुलेट हो रहा है, बॉडी फ्लूइड। नेक्स्ट देखते हैं हार्ट। हार्ट इज द मेसोडर्मली डेराइव्ड, ये याद रखना है, हार्ट इज अ मेसोडर्मली डेराइव्ड ऑर्गन। हार्ट का जो डेराइव है वो मेसोडर्मल लेयर से होता है, 3 तरह का लेयर होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। जिस 3 लेयर में से हमारा जो हार्ट है वो डेराइव किससे हुआ है, मेसोडर्म से डेराइव हुआ। और इसी तीनों लेयर से हमारा पूरा बॉडी का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से हमारा हार्ट का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ है, हमारा हार्ट का फॉर्मेशन हुआ है मेसोडर्मल लेयर से हुआ है। ठीक है। अच्छा एक बात और, 2 तरह का हार्ट होता है। हार्ट कितना तरह का होता है, हार्ट होता है 2 तरह का, एक को बोलते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट और एक को बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट। ये जो न्यूरोजेनिक हार्ट होता है ना, एक ऐसा हार्ट जहाँ जिसको कंट्रोल किया जाता है न्यूरॉन्स के थ्रू, और मायोजेनिक हार्ट एक ऐसा हार्ट जिसको न्यूरॉन्स के थ्रू कंट्रोल नहीं किया जाता है, ये अपना कंट्रोल खुद करता है, अपना सारा फंक्शन को ये खुद ही निभा लेता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑटो एक्साइटेटरी सेल प्रेजेंट रहता है इसके अंदर। अभी हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग पहले देख रहे हैं कि हार्ट का डेराइव कहाँ से हुआ है। हार्ट जो है वो डेराइव हुआ है मेसोडर्मल लेयर से। हार्ट कहाँ से डेराइव हुआ है, याद रखना है, हार्ट इज द मेसोडर्मली डेराइव्ड ऑर्गन, इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी। पता है कि थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है। इन बिटवीन द 2 लंग्स, 2 लंग्स के बीच में प्रेजेंट है। स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट। अब इसका मतलब क्या, जैसे मान लो ये हमारा लंग्स है, ये हमारा लंग्स है, ये हमारा लंग्स है, इस तरह से लंग्स है, और इसी लंग्स के बीच में हमारा इस तरह से हार्ट प्रेजेंट होता है। स्लाइटली टिल्टेड होता है लेफ्ट की तरफ। क्या है, स्लाइट टिल्टेड किधर होता है, लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट। इट हैज़ द साइज ऑफ क्लेंस्ड फिस्ट, मतलब कि जितना हमारा फिस्ट है ना उतना ही क्या होता है, हमारा हार्ट का साइज होता है। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग कॉल्ड पेरिकार्डियम। और हार्ट के बाहर जो प्रोटेक्शन है, लेयर है, उस लेयर को बोलते हैं हम लोग पेरिकार्डियम लेयर। हार्ट जो है इस तरह से एक प्रोटेक्शन दिया गया है हार्ट को, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम, डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग कॉल्ड पेरिकार्डियम, इनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड। और इसके बीच में प्रेजेंट होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या प्रेजेंट होता है इसके बीच में, इसके बीच में प्रेजेंट होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। हार्ट का आउटर मोस्ट लेयर क्या है, पेरिकार्डियम। कितना लेयर है, 2 लेयर है। बीच में प्रेजेंट क्या रहता है, बीच में प्रेजेंट रहता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये प्रेजेंट क्यों रहता है, फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए प्रेजेंट रहता है। आवर हार्ट हैज़ 4 चैम्बर। हार्ट के पास कितना चैम्बर है, 4 चैम्बर है। 2 रिलेटिवली स्मॉल अपर चैम्बर कॉल्ड एट्रिया, ऊपर का 2 चैम्बर है जिसको बोले एट्रिया। अब एट्रिया देख लो यहाँ पे, अभी तो बनाए थे हम लोग ना, लेकिन फिर बना देते हैं। देखो यहाँ दिया हुआ है। हाँ चलो अभी आगे देख लेते हैं। बोल रहा है कि आवर हार्ट हैज़ 4 चैम्बर, हार्ट हैज़ 4 चैम्बर, 2 ऊपर वाले चैम्बर को क्या बोले, चैम्बर कॉल एट्रिया, एंड 2 लार्जर लोअर चैम्बर कॉल दी वेंट्रिकल। नीचे वाले चैम्बर को हम लोग वेंट्रिकल्स बोलते हैं। अब देखते हैं आगे, देखो यहाँ पे ये एट्रियम है, ये चैम्बर क्या है, ये चैम्बर हमारा एट्रियम है, ये चैम्बर क्या है, इस चैम्बर को बोले एट्रियम, ये भी एट्रियम है। और नीचे वाला चैम्बर कैसा है, वेंट्रिकल है। ये नीचे 2 चैम्बर वेंट्रिकल है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड द इंटर एट्रियल सेप्टम सेपरेट द राइट एंड द लेफ्ट एट्रिया। इसको डायग्राम बनाना पड़ेगा, देखो डायग्राम से समझ में आएगा। इसको बोले हम लोग राइट एट्रियम, इसको बोले लेफ्ट एट्रियम, इसको बोले राइट वेंट्रिकल, इसको बोले लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में ये जो सेपरेशन है, इस सेपरेशन को क्या बोल रहे हैं हम लोग, इस सेपरेशन को बोल रहे हैं अ थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड इंटर एट्रियल सेप्टम सेपरेट राइट एंड द लेफ्ट एट्रिया। मतलब इसका नाम है इंटर एट्रियल सेप्टम, जो सेपरेट कर रहा है किसको, राइट एट्रियम को और लेफ्ट एट्रियम को सेपरेट कर रहा है। ये है कैसा, ये थिन है, तो लिखेंगे थिन इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक है। इसका नाम क्या है, इंटर एट्रियल सेप्टम, जो सेपरेट कर रहा है राइट एट्रियम को और लेफ्ट एट्रियम को, बीच में सेपरेशन। वो है कैसा, थिन है, याद रखना कैसा है, थिन है। अभी नीचे वाला भी आएगा। फिर बोल रहे हैं कि वेयर एज अ थिक वॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम,
थिक वॉल्ड है, मतलब कि इंटरवेंट्रिकुलर, मतलब ये दोनों वेंट्रिकल के बीच में ये जो सेपरेशन है ये थिक है। कैसा है? थिक वॉल है यहाँ पे प्रेजेंट। ये थिक वॉल है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इसको लिखेंगे इंटर, थिक है ना तो थिक लिख सकते हैं, थिक इंटर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। सेपरेट द लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल्स, द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड आर ऑल्सो सेपरेटेड बाय थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड आर्टेरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। मतलब ये जो एट्रियम है और वेंट्रिकल है इनके बीच में भी सेपरेशन होता है और उस सेपरेशन को बोलते हैं, एक थिक फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट है उसको बोलते हैं आर्टेरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। उसको क्या बोलते हैं? ये जो सेपरेशन है ना, ये जो, इसी को बोलते हैं आर्टेरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं, सेप्टम। हाउएवर ईच ऑफ दिस सेप्टा आर प्रोवाइडेड विथ एन ओपनिंग, और ये जो कवरिंग है यहाँ पे देखो, ये ओपनिंग है ना, ये ओपन है ना, यहाँ पे ये इस तरह से ओपन है, यहाँ पे भी ओपन है, इसका कुछ नाम है अभी आगे आएगा। हाँ, प्रोवाइडेड विद द ओपनिंग थ्रू विच टू चैम्बर ऑफ द सेम साइड आर कनेक्टेड। दोनों चैम्बर है, दोनों साइड ये आपस में कनेक्टेड है इस तरह से। तो अभी आगे देख लेंगे हम लोग। कनेक्टेड, द ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय अ वाल्व फॉर्म 3 मस्कुलर फ्लैप और कप्स। मतलब कि ये जो राइट के बीच में, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में यहाँ पे कुछ 3 मस्कुलर फ्लैप प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं जिसको? ट्राइकस्पिड वाल्व। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट है 3, अच्छा लिख लेंगे अभी हम लोग। क्या प्रेजेंट है? मस्कुलर फ्लैप जिसको बोल रहे हैं कस्पिड, उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। वेयर एज द बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व इस साइड में प्रेजेंट होता है बाइकस्पिड। लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट क्या होता है? कस्पिड का नाम क्या है? बाइकस्पिड वाल्व या फिर मिट्राल वाल्व। नाम क्या है उसका? बाइकस्पिड वाल्व या फिर मिट्राल वाल्व। गार्ड्स द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ओपनिंग को गाइड कौन कर रहा है? ये हमारा उसके बीच में कप्स का नाम क्या है? मिट्राल वाल्व या फिर बाइकस्पिड वाल्व। फिर बोल रहा है द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू पल्मनरी आर्टरी एंड द ओर्टा रेस्पेक्टिवली। अभी इसको हम लोग देखते हैं आगे, डायग्राम को थोड़ा बनाना पड़ेगा अच्छे से। और एक बार देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग एक बार सर्कुलेशन को समझ लें, उसके बाद एनसीईआरटी का रीडिंग करेंगे, ठीक है। अब देखो सर्कुलेशन हो कैसे रहा है, ब्लड का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है उसको एक बार समझते हैं, ठीक है। अब देखो हो रहा है ना कि जो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हमको करना क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करना है। तो होगा कैसे? ये होगा इस प्रकार से, जो बॉडी के ऊपर वाले पार्ट, जैसे कि मान लो ये बॉडी का अपर हाफ है, अपर हाफ से जो ब्लड आएगा वो आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, जो यूज्ड अप ब्लड है। तो डीओटी का मतलब समझ लो ना कि हम लिख रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो बॉडी के ऊपर वाले हाफ से जो ब्लड आएगा वो कैसा ब्लड आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। बॉडी के नीचे वाला ब्लड जो आएगा वो कैसा आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो जो बॉडी के ऊपर वाले भाग से ब्लड को लेकर के आएगा वो किस में आएगा? सुपीरियर वेना केवा। इसका क्या नाम है? सुपीरियर वेना केवा। बॉडी के नीचे वाला ब्लड किस में जाएगा? इन्फीरियर वेना केवा। दोनों ब्लड इधर से आया, इधर से ब्लड आया, और दोनों ब्लड किस में चला गया? दोनों ब्लड चला गया यहाँ पे हमारे राइट एट्रियम में आ गया, ठीक है। राइट एट्रियम में यहाँ पे ब्लड फिल कर रहा है, अभी ब्लड फिल करते जा रहा है। फिर उसके बाद जो हमारा लंग्स का सरफेस है वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, तो वो आएगा पल्मनरी वेन के थ्रू। किसके थ्रू आएगा? ये पल्मनरी वेन है। ये जो हम बनाए हैं ये पूरा पल्मनरी वेन है, इसको ब्लैक से बना देते हैं। ये पूरा पल्मनरी वेन है। यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ से कैसा ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। O2 का मतलब समझ लेना कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। अब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा पल्मनरी वेन के थ्रू, और पल्मनरी वेन के थ्रू ये किस में आ जाएगा? हमारे लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट एट्रियम में आ जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे ब्लड फिल करते जा रहा है, इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल कर रहा है, इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल कर रहा है। तो जब एक बार पूरा फुल हो जाएगा ये चैम्बर पूरा भर जाएगा, तो अभी हम लोग जब कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझाएंगे अच्छे से, लेकिन अभी इस तरह से समझ लो कि यहाँ पे ब्लड जब फिल कर गया इस चैम्बर में, और इस चैम्बर में ब्लड फिल कर गया, तो यहाँ से ब्लड जो है सो इस चैम्बर में आने लगा, जिसको बोले हम लोग राइट वेंट्रिकल, और इसको बोले लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ब्लड अब इसमें आने लगा, वेंट्रिकल वाले चैम्बर में आने लगा, ब्लड वेंट्रिकल्स में आने लगा। अभी हमको इस डायग्राम में जानना क्या है? जानना यही है
कि जो लेफ्ट राइट एट्रियम में जो ब्लड आ रहा है वो किसके थ्रू आ रहा है। राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा है सुपीरियर वेना केवा के थ्रू, इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू, और इसको बोलते हैं कोरोनरी साइनस। क्या बोलते हैं इसको? कोरोनरी साइनस बोलते हैं। अब देखो यहाँ से ब्लड इधर से भी आएगा। कोरोनरी साइनस कौन सा ब्लड है? जो हमारे कार्डियक मसल्स को ब्लड जाता है कोरोनरी आर्टरी के थ्रू। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारे कार्डियक मसल्स को जाता है वो कौन सा आर्टरी रहता है? कोरोनरी आर्टरी। और जो ब्लड यूज्ड अप हो गया कार्डियक मसल में उसको वापस से एट्रियम में कौन लेकर के आता है? कोरोनरी साइनस। कौन लेकर के आता है? कोरोनरी साइनस। अब यहाँ से भी ब्लड आया तो सारा ब्लड आकर के एट्रियम में आया, फिर अब एट्रियम से ब्लड इसमें आ गया, इधर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया और इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब करना क्या है कि इधर से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमको वापस से किस में कन्वर्ट करना है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। और इधर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको हमको कहाँ पे भेजना है? इसको हमको टिश्यू के पास भेजना है, क्योंकि टिश्यू में ज़रूरत है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। तो जब ब्लड का पंपिंग हुआ, मतलब यहाँ से जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, अभी समझाएंगे, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से ब्लड किस में जाएगा? यहाँ से ब्लड इस पाइप में जाएगा और इधर वाला ब्लड किस में जाएगा? इधर वाला ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस पाइप में जाएगा। इस पाइप, जिस पाइप में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, इस पाइप का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है इसका? पल्मोनरी आर्टरी। और जिस पाइप में ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया इसका नाम है अओर्टा। इसका नाम क्या है? अओर्टा नाम है। ठीक है, अब यहीं तक हम लोग एक बार एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, फिर से यहाँ से देखते हैं। द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय वाल्व फॉर्म बाय 3 मस्कुलर फ्लैप कॉल्ड कस्प, जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। मतलब राइट एट्रियम, इसके बीच में और इसके बीच में यहाँ पे वाल्व प्रेजेंट है, उस वाल्व का नाम क्या है? ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या नाम है? ट्राइकस्पिड वाल्व। और इसके बीच में और इसके बीच में जो वाल्व प्रेजेंट है इसका नाम है बाइकस्पिड वाल्व या फिर मिट्राल वाल्व। क्या नाम है? बाइकस्पिड वाल्व या फिर मिट्राल वाल्व। फिर बोल रहा है कि वेयर एज द बाइकस्पिड और मिट्राल वाल्व गार्ड द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम के बीच में और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है मिट्राल वाल्व या फिर बाइकस्पिड वाल्व। फिर बोल रहा है द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब नीचे वाला, इसके बारे में, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू, किस में जाएगा ये? देखो यहीं लिखा हुआ है, इनटू पल्मोनरी आर्टरी एंड अओर्टा रेस्पेक्टिवली। देखो क्या लिखा था? ओपनिंग ऑफ द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू पल्मोनरी आर्टरी। तो जो ब्लड यहाँ से गया वो किस में गया? पल्मोनरी आर्टरी। इसका नाम क्या है? इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, इसका नाम है अओर्टा। तो यहाँ राइट वेंट्रिकल से ब्लड किस में गया? पल्मोनरी आर्टरी में गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किस में गया? अओर्टा में गया। यही चीज़ लिखा हुआ है, पल्मोनरी आर्टरी एंड द अओर्टा रेस्पेक्टिवली आर प्रोवाइडेड विद सेमी लूनार वाल्व। और यहाँ पे ना एक वाल्व प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? एक वाल्व प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से ब्लड नॉर्मली जा रहा है, यहाँ से ब्लड नॉर्मली जा सक रहा है। यहाँ पे एक वाल्व प्रेजेंट है, यहाँ पे एक कवरिंग लगा हुआ है, मतलब एक गेट लगा हुआ है। ठीक है, उस गेट का नाम है सेमी लूनार वाल्व। क्या नाम है उसका? सेमी लूनार वाल्व। इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग आगे बात करेंगे सेमी लूनार वाल्व के बारे में। बोल रहा है द वाल्व इन द हार्ट allows the flow of the blood only in one direction, that is from atria to the ventricle and from ventricle to the pulmonary artery और aorta। वाल्व का क्या काम है? यहाँ पे बाइकस्पिड, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व, यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व और यहाँ पे सेमी लूनार वाल्व। ये तीनों वाल्व का काम है ना कि एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करे। क्या काम है? एक ही डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो करवाने में मदद कर रहा है। क्या बोल रहा है कि प्रोवाइडेड विद द सिमिलर द वाल्व इन द हार्ट allow the flow of the blood only in one direction, that is from atria to the ventricle। ब्लड का आना किधर है? एट्रिया से वेंट्रिकल्स में आना है। और वेंट्रिकल से ब्लड किधर जाना है? वेंट्रिकल से ब्लड जाना है एक बार पल्मोनरी आर्टरी में और एक बार अओर्टा में जाना है। ऐसा नहीं है ना कि वेंट्रिकल से वापस से आर्टरी में ही भेजना, आर्टरी में तो नहीं भेजना है, हमको वापस से भेजना है यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी और अओर्टा में भेजना है। इसीलिए यहाँ पे प्रेजेंट होता है वाल्व। अभी वाल्व का फंक्शन बताएंगे जब हार्ट सर्कुलेशन देखेंगे। ठीक है, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन जब देखेंगे वहाँ पे। दिस वाल्व प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो। और ये वाल्व क्या प्रिवेंट कर रहा है? बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। द इंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। हमारा पूरा हार्ट किससे बना है? कार्डियक मसल से बना है। द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स आर मच थिकर। जो वेंट्रिकल का जो वॉल है, ये जो वेंट्रिकल का वॉल है ये कैसा होता है? थिक होता है। थिक होने का रीज़न क्या है इसका? थिक होने का रीज़न यही है
कि इस वेंट्रिकल को जो है ना ब्लड बॉडी के हर एक पार्ट में पंप करना है। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के हर एक पार्ट में जाना है। तो इसीलिए इसका वॉल को थिक रखे हैं ताकि ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करेगा ना, मतलब हार्ड कॉन्ट्रैक्शन करने से ये ख़राब ना हो जाए, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करना है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है सबसे हार्डेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा थिक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। क्यों होता है सबसे ज़्यादा थिक? क्योंकि इसको बॉडी के हर एक पार्ट में ब्लड को पंप करना है, और हर एक पार्ट में पंप करने के लिए इसका जो थिकनेस है वो ज़्यादा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। इसका थिकनेस मतलब कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। फिर बोल रहा है द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स आर मच थिकर। वेंट्रिकल का वॉल क्या बोल रहा है? मच थिकर देन दैट ऑफ द एट्रिया। A specialized cardiac musculature called the nodal tissue is also distributed in the heart। अभी नोडल टिश्यू के बारे में बात करेंगे। फिर बोल रहा है कि a patch of this tissue is present in the right upper corner of the right। अभी इसके बारे में देख ही लेते हैं नोडल टिश्यू के बारे में। अब देखते हो हार्ट बनाते थे, पहले एक बार सर्कुलेशन समझ गए ना। सर्कुलेशन में हम क्या बताएं, अगर इसको डायग्राम को, चलो फिर लास्ट में एक बार और एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, नोडल टिश्यू के बारे में थोड़ा बात करना था कि नोडल टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट है वो जानना है हम लोग को। ये हार्ट बना दिए, ठीक है। अब ये जो हार्ट बनाए यहाँ पे, ये हमारा इस तरह से प्रेजेंट है। तो जो हार्ट है ना, हार्ट में कुछ टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं नोडल टिश्यू। क्या बोलते हैं? उसका काम है कॉन्ट्रैक्शन करवाना। क्या काम है उसका? हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन करवाना। तो जो नोडल टिश्यू प्रेजेंट होता है वो इस तरह से प्रेजेंट है, नोडल टिश्यू। तो देखो नोडल टिश्यू के बारे में क्या बोल रहा है। स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल कॉल्ड नोडल टिश्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट। द पैच ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। ये राइट एट्रियम है, तो राइट एट्रियम के यहाँ पे राइट अपर कॉर्नर में एक टिश्यू प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं SAN। क्या बोलते हैं? SAN मतलब साइनो एट्रियल नोड। क्या बोलते हैं? SAN का मतलब क्या? साइनो एट्रियल नोड। और फिर बोला कि प्रेजेंट इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। तो अपर राइट कॉर्नर है यहाँ पे और राइट एट्रियम है, तो उसका नाम है SAN। अनदर मास ऑफ दिस टिश्यू इज सीन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। इसी राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर, ये लेफ्ट कॉर्नर है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट है AVN मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। उस नोड का नाम क्या है? AVN एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इसका नाम क्या है? साइनो एट्रियल नोड। फिर बोल रहा है कि बंडल ऑफ दैट नोडल टिश्यू, बंडल ऑफ नोडल फाइबर आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल कंटिन्यूज फ्रॉम AVN। मतलब यहाँ से एक बंडल कंटिन्यू कर रहा है, कंटिन्यूज फ्रॉम AVN पासेस थ्रू द आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा टू इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर। तो देखो यहाँ पे ये कौन सा नोड है? SA नोड है। यहाँ पे कौन सा नोड है? AVN है। AVN आर्टेरियो वेंट्रिकुलर नोड, AVN आर्टेरियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा, देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा है अ बंडल ऑफ नोडल टिश्यू नोडल फाइबर आर्टेरियो वेंट्रिकुलर बंडल। एक बंडल है, जैसे कि यहाँ पे ये तो AVN है और यहाँ से एक बंडल निकल रहा है जिसको बोल रहे हैं AV बंडल। क्या बोल रहे हैं उसको? AV बंडल। यहाँ से एक बंडल निकल रहा है, वो इमर्ज हो रहा है इस सेप्टा में। बंडल नोडल फाइबर AV बंडल कंटिन्यूज फ्रॉम द AVN विच पासेस थ्रू आर्टेरियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। पास किससे हो रहा है? इसको बोल रहे हैं आर्टेरियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। यहाँ से एक बंडल आ रहा है AV बंडल, पास होके इमर्ज कर गया इस टॉप ऑफ आर्टेरियो, इसके बीच में। यहाँ पे ये जो सेप्टा प्रेजेंट है ना, क्या बोल रहा है कि आर्टेरियो वेंट्रिकुलर सेप्टा टू इमर्ज ऑन टॉप ऑफ द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा, मतलब इसके टॉप पे आ गया। फिर से बात करेंगे, ये हो गया SAN, ये हो गया AVN आर्टेरियो वेंट्रिकुलर नोड। अब यहाँ से क्या हुआ कि इस AVN से एक बंडल बाहर निकला जिसका नाम पड़ा AV बंडल। क्या नाम पड़ा उसका? AV बंडल। वो बंडल कहाँ पे चला गया? आर्टेरियो वेंट्रिकुलर सेप्टा पे आ गया। इसके और इसके बीच में जो सेप्टा है इसका नाम है आर्टेरियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। अब इस सेप्टा से ये आ गया इसके टॉप पे, ये जो लाइनिंग है ना यहाँ पे इसके टॉप में आ गया। इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा एंड इमीडिएटली डिवाइड। और यहाँ से ये डिवाइड करने लगा, यहाँ से डिवाइड करने लगा और इसका नाम पड़ा परकिंजी फाइबर। क्या नाम पड़ा इसका? परकिंजी फाइबर। डिवाइड इनटू राइट एंड द लेफ्ट बंडल। These branches give rise to minute fiber throughout the ventricle musculature of the respective side and are called Purkinje fiber। और उसको क्या बोले हम लोग? Purkinje fiber बोले, ठीक है। These the nodal musculature has the ability, क्या बोला कि the nodal musculature has the ability to generate action potential। तो जितना ये जो नोडल टिश्यू है इसके पास क्या एबिलिटी है?
एक एक्शन पोटेंशियल को जनरेट, मतलब कॉन्ट्रैक्शन कराने का एक एक्शन को जनरेट कर सकता है, एक स्टिमुलस को ये लोग जनरेट कर सकता है, ठीक है। जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुली, मतलब बाहर से कोई सिग्नल मिले चाहे नहीं, ये अपने आप ये एक एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकता है, कॉन्ट्रैक्शन अपने आप कर सकता है। इट इज़ ऑटो एक्साइटेबल, इसीलिए बोलते हैं कि नोडल टिश्यू आर ऑटो एक्साइटेबल। नोडल टिश्यू कैसा है? अच्छा, ये सब जो सारा बना है ना, ये सब किससे बना है? एक टिश्यू है जिसका नाम है नोडल टिश्यू, और वही नोडल टिश्यू को बोल रहे हैं इट इज़ ऑटो एक्साइटेटरी, मतलब कि खुद से एक्साइट कर सकता है और खुद से रिलैक्स कर सकता है। तो जो हमारा हार्ट है ना, हार्ट में दो तरह का टिश्यू प्रेजेंट है, एक कार्डियक मसल प्रेजेंट है, कार्डियक टिश्यू प्रेजेंट है, और एक है नोडल टिश्यू। तो कार्डियक टिश्यू 95% है और नोडल टिश्यू 5% प्रेजेंट है, और यही नोडल टिश्यू से हमारा ये सब बना है। SAN, AVN, AV बंडल, ये सब चीज़ किससे बना है? नोडल टिश्यू से बना है। और ये नोडल टिश्यू होता कैसा है? नोडल टिश्यू होता है ऑटो एक्साइटेटरी होता है, मतलब खुद से एक्साइट कर सकता है, खुद से रिलैक्स कर सकता है। हाउएवर द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट कुड बी जनरेटेड इन अ मिनट वेरी एट डिफरेंट पार्ट ऑफ द नोडल सिस्टम, मतलब कि जो बोल रहा है कि कितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा एक मिनट पे, वो वेरी करेगा, कि यहाँ पे कुछ जनरेट करेगा, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का फुल्का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। फिर बोले कि द SAN कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल कौन जनरेट कर सकता है? SAN कितना जनरेट कर सकता है? 70 से 75 पर मिनट, मतलब एक मिनट में 70 to 75 एक्शन पोटेंशियल को ये जनरेट कर सकता है। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। तो यहाँ पे लिखिएगा SAN इज रिस्पॉन्सिबल फॉर initiating and maintaining rhythmic contraction of heart, याद रखना इसको। SAN क्या कर रहा है? वही मेंटेन कर रहा है। SAN रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएट भी, स्टार्ट भी यही कर रहा है, और मेंटेन भी कॉन्ट्रैक्शन को यही कर रहा है, ठीक है। रिदमिक जो मतलब कि रिदमिक का मतलब क्या, कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक बार रिलैक्स हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स हुआ, ये एक रिदम चल रहा है ना, तो इसको मेंटेन कौन कर रहा है? इसको मेंटेन कर रहा है SAN, मेंटेन कर रहा है। SAN एक मिनट में कितना एक्स्ट्रा पोटेंशियल जनरेट करता है? 70 to 75 टाइम्स। आगे बात करेंगे, देयर फॉर इट इज़ कॉल्ड पेस मेकर, और SAN को ही क्या बोलते हैं? पेस मेकर। SAN इज कॉल्ड पेस मेकर, ठीक है, पेस मेकर। फिर बोला आवर हार्ट नॉर्मली बीट, ये तो पता होगा कि 70 to 75 टाइम बीट करता है, और एवरेज कितना? 72 टाइम्स पर मिनट बीट करता है हमारा हार्ट, ठीक है। तो ये हमारा एक टॉपिक हुआ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टॉपिक, ये हम लोग फिनिश कर दिए ह्यूमन सर्कुलेशन। ह्यूमन सर्कुलेशन के बाद आता है कार्डियक साइकिल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कार्डियक साइकिल और ECG। इसके बाद हम लोग नया वीडियो बनाते हैं, ठीक है। ये वीडियो अप्रॉक्सीमेटली 1 hour 42 मिनट का हो चुका है। अब कार्डियक साइकिल, ECG और डबल सर्कुलेशन और रेगुलेशन एंड डिसऑर्डर, इसको एक नया वीडियो में करते हैं, ठीक है। चलिए।